Okay, guys, so welcome back to the session. And today we are going to discuss on one of the topic which is very popular in the industry, especially in the e-commerce sector, and it has lot of implementations around us as well. I mean, ये जो टॉपिक रहेगा हमारा उसको हम लोग अगर देखेंगे तो देर इज अ लॉट ऑफ बज अराउंड इट और हम ये देख सकते हैं कि इट इज़ गोइंग टू हैव लॉट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अपने आसपास भी हम लोग देखेंगे तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन का या पर्टिकुलर टॉपिक का जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं देर आर लॉट ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस इन द इंडस्ट्री और हमारे आसपास भी हम देखेंगे तो बहुत सारी जगह पे ये कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा. So we are going to discuss on that topic, and before going to coding part of the topic we are going to discuss few more things around it. एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी हम लोग आज लर्न करेंगे विच इज कॉल्ड एज पंडाज लाइब्रेरी. तो पंडाज लाइब्रेरी भी थोड़ा हम लोग देखेंगे ऑन अ हाई लेवल कि कैसे वर्क करता है जितना कि हमको इस प्रोजेक्ट को रन करने में लगेगा. ठीक है, तो आज हम लोग एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं विच इज गोइंग टू बी रिकमेंडेशन सिस्टम. नाउ रिकमेंडेशन सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के ये होते हैं और इनका कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसका कुछ पोर्शन हम लोग देखेंगे. वी विल नॉट बी एबल टू कवर ईच एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम क्योंकि ऑफ कोर्स इस पूरे एंटायर प्रोग्राम का स्कोप बहुत लिमिटेड है. वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम एंड एट द सेम टाइम अभी हम लोगों को प्रोजेक्ट पे भी वर्क करना है. दैट मीन्स वी हैव टू गिव हैंड इट ओवर टू यू गाइस टू वर्क समथिंग ऑन द प्रोजेक्ट. तो इस पूरे डिस्कशन का स्कोप थोड़ा सा हम लोग लिमिटेड रखेंगे और उसमें इनिशियल सिर्फ 2 टाइप के रिकमेंडेशन सिस्टम्स ही हम लोग देख पाएंगे, 2 टाइप के ही देख पाएंगे एंड देन उसी पे ही आप लोग प्रोजेक्ट भी बिल्ड कर सकते हैं. करेक्ट. सो प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए हम लोगों के पास 2 तरह के रिकमेंडेशन सिस्टम हम लोग देखेंगे एंड देन ऑन दैट यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोजेक्ट्स. तो आई होप आप लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स फॉर्मेशन कर लिए होंगे. जिन लोगों ने नहीं करे हैं वो इंटर्नशिप वाले ग्रुप पे ही, मतलब जो व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों का बना है उसी ग्रुप पे ही मिस्टर बलजीत से कांटेक्ट कर सकते हैं. ही मे बी एबल टू हेल्प यू इन फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप इफ यू डोंट हैव एनीबडी टू पेयर अप. ठीक है, और जैसे मेरे इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप लोग एक ग्रुप में मैक्सिमम 5 लोग हो सकते हैं. 5 से कम रहेगा चलेगा बट 5 से ज़्यादा नहीं चलेगा. ठीक है, सो इट इज़ एक्सेप्टेबल बट 5 से ज़्यादा नहीं रहे. रीज़न उसका सिर्फ इतना सा है कि जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना स्कोप ऑफ वर्क कम होता है और कोऑर्डिनेशन ज़्यादा होता है करने के लिए, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है. एंड देन प्रोजेक्ट इज नॉट गोइंग टू बी दैट लेंथी कि 5 से ज़्यादा लोगों की उसके अंदर ज़रूरत लगे. 5 भी एक तरह से आई वुड से कि थोड़ा सा हायर ऑन साइड ही रहेगा बट स्टिल इट्स जस्ट 2 वीक्स टाइम, तो ठीक है. 5 इज समथिंग मैनेजेबल, 5 इज समथिंग मैनेजेबल. तो ये तो रहा प्रोजेक्ट के बारे में. Now let's start discussing on the topic of the day which is recommendation system. ठीक है, तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं. एंड नाउ रिकमेंडेशन सिस्टम इज व्हाट, क्या होता है ये, क्यों होता है, इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो रिकमेंडेशन सिस्टम मतलब क्या होता है. कुछ मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, कुछ मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखाता हूँ. बेस्ड ऑन दैट स्क्रीनशॉट यू कैन जज कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं. तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपके आसपास भी कि रिकमेंडेशन सिस्टम के बारे में अगर मैं ब्रीफ करूं तो इट इज समथिंग कि आप लोग कुछ एक अभी जो एरिया है नाउ डेज इट्स इंटरनेट वर्ल्ड एरा. सो उसमें अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं, सो इन इंटरनेट इफ यू सर्च एनीथिंग, द बेस आइडिया इज व्हाट, आई मीन कोई भी कंपनी रहेगी, क्यों हम लोगों को इंटरनेट के ऊपर मतलब उन लोगों का अल्टीमेट एम क्या होता है आप लोगों के साथ टू बी विथ इंटरनेट. लाइक अगर आप देखेंगे तो फेसबुक लेट्स से, तो फेसबुक पे जैसे ही आपने लॉगिन किया तो लॉगिन करते ही सबसे पहले आप क्या करते हैं, तो लॉगिन करते ही आप लोगों को जो मटेरियल दिखता है दैट इज समथिंग शेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स, राइट. तो आपके फ्रेंड्स या जो भी आपके सर्कल में रहेंगे उन लोगों ने जो भी पोस्ट शेयर किया होगा वो आपको फेसबुक पे दिखता है. एंड देन यू लुक एट इट, यू कमेंट ऑन इट, राइट ऑन इट, एंड जो भी आप लोगों को उसके ऊपर एक्शन लेना है आप लेते हैं. तो दैट इज वन ऑफ द वे टू बिहेव विथ वट एवर इज बीइंग डिस्प्लेड टू यू. ठीक है, बट आपने कभी सोचा है कि ये तो सोशल मीडिया वेबसाइट है और आप लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं, प्रॉबेबली हो गया होगा हर एक को फेसबुक यूज करते हुए 2 से 3 साल, बट आज तक कभी भी फेसबुक ने आपसे कोई पैसा मांगा है, उसके लिए कोई आप लोगों से उन्होंने चार्ज किया है क्या, नहीं किया है. So when Facebook does not charge you, so how they are going to make money? Ultimately वो एक बिजनेस है
और हर बिजनेस जब शुरू होता है, सो विद द बिजनेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इट मोनेटाइज्ड। उसके अंदर पैसा कहीं ना कहीं से किसी भी मोड से होना जरूरी है, तभी बिजनेस रन हो सकता है लॉन्ग टर्म पे, नहीं तो नहीं हो सकता है, राइट। तो फेसबुक ने भी आपको अकाउंट फ्री में बना के दिए हैं और आज तक आप लोगों से कोई चार्ज नहीं किया है। तो एनीबॉडी वुड लाइक टू कमेंट ऑन कि वो कहाँ से पैसा कमाते होंगे? अपन तुमने जो सर परीक्षा दी थी। हम तो जितना सीन करते हैं सर उनसे पैसा कमाते हैं वो, नहीं हम नहीं जितना उनका यूज करते The come again? advertisement are done on the social media The platforms. ad revenue. एड रेवेन्यू। सो यस, सो फेसबुक जो रहता है ना, भले ही आप कितना भी देख लो उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप उसका मल्टीपल टाइम भी कुछ उसके अंदर व्यू देख रहे हो, बहुत ज्यादा टाइम भी उसके ऊपर स्पेंड करते हो, उससे फेसबुक को कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे फेसबुक को कोई पैसा नहीं मिलता है। नंबर ऑफ व्यू से फेसबुक को कोई पैसा नहीं मिलता है, इन सब चीजों से उसको पैसा नहीं मिलता है। पैसा कहाँ से मिलता है? उसको मिलता है एड रेवेन्यू से। सो एड रेवेन्यू क्या होता है? एड रेवेन्यू एज इन आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप कोई पोस्ट वगैरह देख रहे हैं ना, तो पोस्ट देखते देखते अचानक से कुछ आपको यहाँ पे ऐसा कुछ अलग ही चीज दिखती है विच इज नॉट शेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स। कुछ ऐसा पोस्ट रहते हैं जो आपके फ्रेंड्स ने शेयर नहीं करे रहते हैं, बट उसके ऊपर ऐसा लिखा रहता है स्पॉन्सर्ड करके। सो स्पॉन्सर्ड मतलब क्या होता है कि किसी ने उसको स्पॉन्सर किया है, किसी ने उसको प्रमोट किया है। सो व्हेन यू प्रमोट एनी एडवर्टाइजमेंट, उसके लिए फेसबुक पैसा चार्ज करता है, ठीक है। तो वो जो स्पॉन्सर्ड एड रहते हैं, तो वो स्पॉन्सर्ड एड जो रहता है उसके लिए फेसबुक को पैसा मिलता है, एंड दैट इज द अर्निंग मोड ऑफ द फेसबुक, ठीक है। उसके बिना वो अर्न नहीं कर पाता है। सो दैट इज द एडवर्टाइजमेंट मनी दैट दे मेक। नाउ कोई भी अगर प्लेटफॉर्म है उसको एडवर्टाइजमेंट से पैसा मिल रहा है, तो उसका अल्टीमेट एम क्या होगा? कोई भी एडवर्टाइजमेंट पे अगर आई वुड से उसको पैसा मिलने वाला है, तो उस पर्टिकुलर कंपनी का अल्टीमेट एम क्या होता है? जैसे लाइक से आप टीवी देखते होंगे, तो टीवी देखते हैं तो टीवी में एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टीआरपी। व्हाट इज टीआरपी? टी स्टैंड्स फॉर टेलीविजन, आर स्टैंड्स फॉर रैंकिंग एंड पी स्टैंड्स फॉर पॉइंट्स। सो टेलीविजन रैंकिंग पॉइंट, राइट। तो जब आप टीवी देखते हैं तो उसके अंदर कोई भी सीरियल रहेगा, कोई भी सोप रहेगा, कोई भी शो रहेगा, उसका टीआरपी कैलकुलेट होता है। टीआरपी एज इन टेलीविजन रैंकिंग पॉइंट। टेलीविजन रैंकिंग पॉइंट ये बताता है कि वो सीरियल या वो जो भी चीज है वो कितना हिट है, और जिस भी सीरियल का या किसी भी मूवी का जो टीआरपी रहता है, उस टीआरपी के बेसिस पे ही उस मूवी के रिलीज के दौरान जो एडवर्टाइजमेंट्स दिखाए जाते हैं उसके चार्ज डिसाइड होते हैं। अगर किसी का टीआरपी ज्यादा है, टीआरपी ज्यादा है मतलब इसको ज्यादा लोग देखने वाले हैं, तो इसका चार्जेस भी ज्यादा रहते हैं इस एडवर्टाइजमेंट के। और अगर किसी का टीआरपी कम है, जिसको कम लोग देखने वाले हैं, तो उसका जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट रहता है वो भी कम होता है। मतलब टीआरपी इज अ मेजर बाय विच हम लोग क्या मेजर करते हैं कि भाई वो जो शो होने वाला है उस शो का कितना वैल्यू है, कितने लोग उसको देखने वाले हैं। और अगर ज्यादा लोग उसको देखेंगे तो उस एडवर्टाइजमेंट का रीच ज्यादा होगा, मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट अच्छे से होगा। सो टीआरपी इज अ मोड, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे टीआरपी होता है और ज्यादा लोग उसको देखेंगे तो प्राइस ज्यादा रहेगा, इसी तरह से सिमिलरली इसी तरह से हमारे पास दूसरी चीज होती है विच इज कॉल्ड एज व्यूज और रीच। सो व्यू और रीच ये क्या चीज होती है? तो व्यू या रीच का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी एडवर्टाइजमेंट प्रमोट किया है, तो फेसबुक जो प्रमोशन करता है वो प्रमोशन इस बेसिस पे नहीं करता कि आपने एक एडवर्टाइजमेंट चलाया तो एक एडवर्टाइजमेंट का 500 रुपीज या मे बी 1000 रुपीज, ऐसा वो नहीं चलाता। वो चलाता है उसको रीच के बेसिस पे। रीच के बेसिस पे मींस इफ यू आर गोइंग टू प्रमोट वन एडवर्टाइजमेंट, तो वो प्रमोट करने का ये कितना, मतलब कितने लोग उसको देखने वाले हैं, बेस्ड ऑन इट चार्जेस। तो बेस्ड ऑन रीच फेसबुक चार्जेस द अमाउंट, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? इसमें कोई डाउट है? No, sir. तो अगर वो बेस्ड ऑन व्यू पैसे चार्ज करने वाला है, तो फेसबुक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर फेसबुक एज अ, आई मीन व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ फेसबुक फ्रॉम यू एज अ कस्टमर? आप लोगों से क्या उसका एक्सपेक्टेशन होगा, जो यूजर है उसके क्या फेसबुक का एक्सपेक्टेशन हो सकता है? कि भाई उसके एडवर्टाइजमेंट ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, क्योंकि कोई भी अगर वो एडवर्टाइजमेंट प्रमोट कर रहा है और उसको ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, तो फिर वो जो भी एडवर्टाइजमेंट करने वाला है उस एडवर्टाइजमेंट का वो हायर चार्ज कर सकता है। अगर कम लोग देखेंगे तो उसका वो कम चार्ज कर पाएगा, राइट। और अगर ज्यादा लोग कब देख पाएंगे फेसबुक के एडवर्टाइजमेंट? ज्यादा लोग कब देख पाएंगे फेसबुक के एडवर्टाइजमेंट? सर यूजर्स ज्यादा होंगे सर। जब यूजर इस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा होंगे।
So the idea is to bring more users. ठीक है, आइडिया इज टू ब्रिंग मोर यूजर्स ऑन द प्लेटफॉर्म. ये बहुत बेसिक सी चीज होती है हर एक प्लेटफॉर्म के लिए, हर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए, हर जो रहता है प्रमोशनल प्लेटफॉर्म के लिए भी. तो ये इसका सबसे बेसिक एम है कि ब्रिंग मोर यूजर. जितने ज्यादा नए से नए यूजर उसको मिलेंगे उतना ज्यादा उस प्लेटफॉर्म का फायदा होता रहेगा. ठीक है, सो मोर द यूजर मोर द यूजफुल द प्लेटफॉर्म विल बी. ये एक बेसिक एम होता है इसका. ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है इसका? अच्छा चलो ठीक है, आपने यूजर तो बहुत सारे रजिस्टर करवा लिए, पर मे बी हर बंदा जो रहेगा, लेट्स से एक स्टूडेंट रहेगा, एक स्टूडेंट ने 5 अलग अलग फेसबुक अकाउंट बना लिए. तो अगर किसी एक ने 5 अकाउंट बना लिए तो क्या वो उसके लिए यूजफुल होंगे? ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि एट अ टाइम कोई भी जो रहेगा वो प्लेटफॉर्म पे एक प्रोफाइल से रहेगा, मल्टीपल प्रोफाइल से तो रह नहीं सकता, राइट? और या फिर अगर कोई ब्रिंग मोर यूजर्स का इसका मतलब होता है कि बहुत सारे यूजर ने रजिस्ट्रेशन कर दिया. अगर बहुत सारे यूजर्स ने फेसबुक पे रजिस्ट्रेशन कर दिया तो क्या उसका कुछ फायदा होने वाला है फेसबुक को? हमको सिर्फ रजिस्टर ही तो नहीं करवाना है. रजिस्टर करवा के मान लो उसने रजिस्टर करके छोड़ दिया, पासवर्ड वगैरह भी भूल गया उसका, तो वो उसका कोई फायदा होगा? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जब तक यूजर प्लेटफॉर्म पे आएगा नहीं, जब तक यूजर फेसबुक यूज करेगा नहीं, तब तक फेसबुक को उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है. क्योंकि अगर वो यूज ही नहीं करेगा तो उसको एडवर्टाइजमेंट दिखेगा कैसे, राइट? तो एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू keep the user engaged on the platform, and that is the base problem on which all the recommendation systems are defined to bring the engagement. ठीक है, उसके लिए अपने को यूजर को प्लेटफॉर्म पे एंगेज करके रखना है, यूजर को प्लेटफॉर्म पे रोक के रखना है. और जितनी देर तक यूजर प्लेटफॉर्म पे रहेगा उतना एंगेजिंग आपका प्लेटफॉर्म होगा, उतना स्टिकी, एक वर्ड होता है जिसको सारे प्रोडक्ट मैनेजर यूज करते हैं, स्टिकी. सो आपका जो प्लेटफॉर्म होगा उतना स्टिकी होगा. स्टिकी होगा मतलब उसके ऊपर लोग रुके रहेंगे, और जितना स्टिकी आपका प्लेटफॉर्म होगा उतना ज्यादा आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं टू मेक मनी बाय वेरियस वेज. कुछ भी तरीका हो उसका, बट किसी ना किसी तरीके से वो करते हैं उसको. ठीक है, एंड दैट इज द आइडिया बिहाइंड द एंटायर रिकमेंडेशन सिस्टम थिंग एज वेल, राइट? तो ये तो रहा फेसबुक का. अब फेसबुक के अंदर उसको कैसे बंदा रुकेगा, कैसे कोई यूजर फेसबुक पे रुका रहेगा? क्यों रुका रहेगा? आप फेसबुक पे क्यों रुके रहेंगे जब उसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा? ठीक है, अगर इंटरेस्टिंग ही देखने को नहीं मिला तो आप फेसबुक पे क्यों रुके रहेंगे? आपके फ्रेंड्स ने जो भी शेयर वगैरह किया है, एक आधी बार आपने जाके देख लिया दिन में, या फिर मे बी 2 से 3 दिन में, एंड दैट्स ऑल. तो स्टिकी नहीं होगा. अगर आप रुकेंगे ही नहीं तो आप एडवर्टाइजमेंट का जो पैसा है वो फेसबुक कमा नहीं पाएगा. तो उसके लिए वो क्या करता है? फेसबुक नई नई चीजें इसके अंदर लेके आता है. किसी ने देखा है फेसबुक शॉर्ट्स? शॉर्ट्स मतलब क्या होता है ना कि एक फेसबुक के ऊपर ही एक सेक्शन होता है जहाँ पे आप वीडियो वॉच कर सकते हैं, छोटे छोटे वीडियोस होते हैं. तो लाइक टिकटॉक, बहुत सारे यूजर्स उसके ऊपर वीडियो डालते हैं और वो मे भी इंटरेस्टिंग होते हैं. तो ये शॉर्ट्स करके वीडियोस उसने शुरू किए हैं, जिसके थ्रू कोई भी जो रहता है वो छोटे छोटे वीडियो फेसबुक पे वॉच कर सकता है. और भी इस तरह की बहुत सारी चीजें वो लाता रहता है, जिससे आप देखोगे तो फेसबुक ने गेम्स वाला भी शुरू किया था बीच में, दो इट इज नॉट सो सक्सेसफुल, पर फेसबुक पे गेम्स भी होते हैं. ये सब पर्पस क्या है उसका? ताकि आप लोग वहां जाएं और गेम्स तो गेम्स ही खेलें, अगर आपको शॉर्ट्स देखने तो शॉर्ट्स देखें, बट समहाउ यू रिमेन एंगेज्ड ऑन द प्लेटफॉर्म. जितनी देर आप प्लेटफॉर्म पे रुकेंगे देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, और अगर एडवर्टाइजमेंट अगर आप देख पाएंगे तो फिर उससे फेसबुक पैसा कमा पाएगा. आपने देखा होगा फेसबुक मार्केट प्लेस. मार्केट प्लेस मतलब क्या होता है? लाइक OLX एंड OLX का दूसरा वाला क्या चीज होता है? क्विकर एंड OLX. ऐसा मार्केट प्लेस भी होता है फेसबुक, जहाँ पे लोग अपना सामान बेच पाते हैं. तो उसमें भी लोग वहां पे जाएंगे उस प्लेटफॉर्म पे, और जब वो प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो फिर उसका एडवर्टाइजमेंट उसी, मतलब दो यूजर के एडवर्टाइजमेंट के बीच में आपका जो भी प्रमोटेड एडवर्टाइजमेंट है वो भी शो होता है. So these all things are something which are kind of idea by which you can bring the user, or you can stick the you can kind of hold the user on the platform. तो ये सब तरीके होते हैं जिससे आप प्लेटफॉर्म पे यूजर को रोकते हैं. इसी तरह से आप देखोगे तो अगला प्लेटफॉर्म आपके पास आता है यूट्यूब. यूट्यूब पे क्या देखा है आपने? कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन जिससे यूट्यूब आपको रोकने की कोशिश करता है प्लेटफॉर्म पे? कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन जिससे यूट्यूब आपको प्लेटफॉर्म पे रोकने की कोशिश करता है? आपने देखा है? आई एम प्रीटी श्योर कि जब भी आप यूट्यूब यूज करते हो तो वो फीचर बहुत यूज होता है. सर वो आप ऐड वाली की बात कर रहे हो कि जो ऐड आता है बीच में? नहीं, ऐड तो वो तो यूट्यूब का इंटरेस्ट है. मेरा ये कहना है कि जब आप यूट्यूब देखते हैं तो यूट्यूब कुछ तो ऐसा करता है जिससे आप प्लेटफॉर्म पे हमेशा रुके रहते हैं.
सर हमारी हम उसे प्रेफर सर सर्च जो करते हैं हमारी किसी चीज को तो सर वही दिखाता है वो, मतलब उससे नहीं, सर जो वो चीज सजेस्ट करता शो सब कुछ होती है। देखने सजेस्ट को करता रहता है, वेरी गुड, हाँ सर। सजेस्ट करता रहता है। सजेस्ट कैसे करता रहता है कि मान लो आपने कोई सलमान खान की मूवी का ट्रेलर लगा दिया है और आप उसको देख रहे हैं, ठीक है, सलमान खान की मूवी का ट्रेलर लगाया, उसको देखा, मे बी वो 3 मिनट का ट्रेलर है, तो जैसे ही वो 3 मिनट का ट्रेलर रहता है, आई थिंक 259 या 258 कुछ भी सेकंड्स कंप्लीट होंगे, ऑटोमेटिकली नीचे रिकमेंडेशंस पॉपअप होना शुरू हो जाती है। तो आपने मान लो राधे मूवी का देखा कुछ भी, तो ऑटोमेटिकली उसके नीचे जो रहेगा दबंग का भी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, यानी दबंग का भी ट्रेलर दिखने लग जाएगा, कुछ और एक्शन मूवी जो उससे रिलेटेड होगी वो भी दिखने लग जाएगा। मूवी का जो टाइप है वो एक्शन है, तो मे बी कुछ साउथ एक्शन मूवी भी दिखने लग जाएगी, उसके ट्रेलर्स वगैरह या उसकी पूरी मूवी या उस तरह की चीजें यहाँ पे दिखना शुरू हो जाती है, विच आर कॉल्ड एज सजेशंस और रिकमेंडेशंस। तो ये रिकमेंडेशंस आपको दिखना शुरू हो जाती है, राइट। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये देख लिया, ये तो 3 मिनट का था, आपने ये 3 मिनट का ट्रेलर देखा, क्यों? क्योंकि आपने सर्च किया, आपको मिल गया, आपने ये देखा, और देखने के बाद अगर आपको ये तरीके से रिकमेंड नहीं करेगा, अगर आपको ये सही चीज रिकमेंड नहीं करेगा यूट्यूब, तो आप क्या करोगे? यूट्यूब छोड़ दोगे और बाहर आ जाओगे और मे बी किसी और प्लेटफॉर्म को पकड़ लोगे जहां पे आपको देखना है, या फिर यू कैन काइंड स्टार्ट योर टीवी और एनी अदर थिंग, राइट। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म से आपका यूजर हटा, और जैसे ही प्लेटफॉर्म से यूजर हटेगा, देयर इज अ डायरेक्ट लॉस। तो आइडिया अगेन क्या है यहाँ पे कि हमको प्लेटफॉर्म पे यूजर को रोके रखना है, बाय हुक और क्रुक, और बाय डूइंग द रिकमेंडेशन थिंग्स। तो रिकमेंडेशन वहीं पे फिर आना शुरू हो जाती है, अलग अलग मूवीज की या जो भी कंटेंट जो आपने प्रीवियस हिस्ट्री में देखा है। प्रीवियस हिस्ट्री में मतलब आप देखना, पहले अगर आप कुछ भी आप सर्च करके रखे होंगे या कुछ आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे, तो उसी से जुड़े हुए वीडियोस आपको रिकमेंड होना शुरू हो जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर आपने मान लो कुछ यूट्यूब के ऊपर एक्शन मूवी देखी है, तो हमेशा ध्यान देना, अगर आपने एक्शन मूवी देखी है, एक्शन मूवी से कुछ देखा, तो उसी से रिलेटेड आपको वीडियो वापस से दिखते हैं, अगले जो वीडियो आपको रिकमेंड होंगे वो भी एक्शन से रिलेटेड ही होंगे। कहीं आपने कॉमेडी देख ली, तो फिर आपके लिए कॉमेडी मूवी वाले वीडियो आना शुरू हो जाएंगे रिकमेंडेशन में। ऐसा होता है नॉर्मली। अगर आपने गोविंदा देख लिया, तो गोविंदा के फिर आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दिखना शुरू हो जाएंगे। ऐसा भी होता है। तो ये आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करना, ये हर बार होता है, और ये इसके पीछे पीछे होता रहता है। और ये कोई बैठ के नहीं करता है कि भाई कोई एक यूट्यूब ने 2-4 लोगों को हायर कर लिया है, वो लगातार देख रहे हैं कि हमारे मिस्टर XYZ जो है वो एक्शन मूवी देख रहे हैं, तो ठीक है भाई, एक्शन इन्होंने देखा, ये जैसे ही खत्म हुआ दूसरा एक्शन मूवी लगा दो। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कोई बंदा नहीं होता पीछे, इसके पीछे कंप्यूटर प्रोग्राम्स बने होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बने रहते हैं, और वो सॉफ्टवेयर कहलाता है रिकमेंडेशन सिस्टम। तो ये यूट्यूब का रिकमेंडेशन सिस्टम होता है जो कि पीछे पीछे वर्क करता है, ठीक है। और रिकमेंडेशन सिस्टम का कोई थंब रूल नहीं होता कि भाई ऐसे ही बनेगा वो। हर एक कंपनी का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने गोल होते हैं, और उन गोल के हिसाब से वो रिकमेंडेशन सिस्टम अपने हिसाब से बनाते हैं, कस्टमाइज्ड बनाते जाते हैं उसको, ठीक है। तो अपने हिसाब से बनाते जाते हैं उनको, उनके तरीके अलग होते हैं, हर बंदे का अलग अलग तरीका होता है, तो वो अपने अपने तरीके से बनाते जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ रिकमेंडेशन सिस्टम के बारे में। एक और एग्जांपल क्विकली मैं लूंगा रिकमेंडेशन सिस्टम का, और वो होता है Amazon.com, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं अमेजन है क्या मेरे पास में। मैं खोल के दिखाता हूँ Amazon.com। तो यहाँ से मैं Amazon.in लिखता हूँ। जैसे मैंने Amazon.in लिखा, ठीक है, तो ये खुल गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लेट्स से रेडमी मोबाइल सर्च करते हैं, रेडमी नोट प्रो मैक्स या जो भी अपने पास है। अब ध्यान देना, जो मैं करूंगा एक्शन, उसके बेसिस पे पीछे क्या हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे रेडमी मोबाइल देखा, लेट्स से इसको खोला, इसको जैसे ही ओपन किया, तो ये तो आपका कोर प्रोडक्ट है, तो ये तो आपने खुद ने सर्च किया है, तो इसमें आपने कुछ भी बहुत बड़ा काम नहीं किया, या अमेजन ने कोई अच्छा काम बहुत बड़ा यहाँ पे नहीं किया होगा, क्योंकि यहाँ तो आपने खुद ने सर्च किया है, तो इसलिए ये स्क्रीन ओपन हुई है। दैट इज अंडरस्टैंडेबल। बट अगर इसके साथ में आप देखेंगे, तो जैसे ही नीचे आएगा, ये क्या चीज है? ये हमने तो सर्च नहीं किया था, हमने तो सिर्फ ये सर्च किया था, ये और ये कहाँ से आ गया ऑटोमेटिकली? ये कमाल रिकमेंडेशन सिस्टम का है। इससे क्या होता है, इसका क्या फायदा है भाई? क्यों दिखा रहा है ये अमेजन हमको? हमने तो सिर्फ मोबाइल ढूंढा था, ये क्यों हमको बैक कवर दिखा रहा है, क्यों स्क्रीन गार्ड दिखा रहा है? यही टेक्निक होती है ना, इसको बोलते हैं अपसेलिंग। अपसेलिंग मतलब ज्यादा बेचना। आप खरीदने आए थे सिर्फ मोबाइल, बट साथ में आप बैक कवर भी लेके जाओगे, आप साथ में स्क्रीन गार्ड भी लेके जाओगे, राइट। तो आपका जो कार्ट वैल्यू था,
कार्ट वैल्यू मतलब कि आपने जो चेकआउट करने वाले थे उससे जो आप खरीदने वाले थे, तो खरीदने वाले थे आप 17,000 का कोई आइटम, 17,000 का कोई आइटम, बट नाउ यू आर गोइंग टू बाय एन आइटम ऑफ अप्रोक्सीमेटली 17,600। तो ये जो 600 है ये एडिशनल सेल हो जाता है, इसको बोलते हैं अपसेल। ओवरऑल जो टोटल प्राइस है 17,585 का, तो आप खरीदने वाले थे 16,999 बट खरीद के जाओगे 17,588 अगर आपको ये पसंद आया तो। सो दैट इज द एफर्ट। और ये जो चीज होती है यही इंपॉर्टेंट होती है, यही एआई के कमाल होते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। फिर अभी इसके बाद देखो ये वाला सेक्शन है। ये क्या हुआ कि ठीक है आपने रेडमी देखा, फोन आपको पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो आप क्या करोगे? आपने रेडमी देख लिया, मतलब किसी भी शॉप पे जाते हो, आप दुकानदार के पास जाते हो, क्या आपका टेंडेंसी होता है? आप बोलते हो भाई मुझे रेडमी का फोन दिखा दो, तो वो दिखा देता है। अब उसने दिखाया, मान लो आपको वो फोन पसंद नहीं आया, तो क्या करोगे? अगला एक्शन आप क्या बोलोगे उसको? इसी में कोई दूसरा इसी तरह Redmi का नहीं। कोई दूसरा मोबाइल दिखाओ मुझे, और तो दूसरा दिखाओ कोई अच्छा मोबाइल इसी तरह का दिखाओ। भाई इसी तरह का मतलब क्या है, जैसे रेडमी जो है उसका कुछ प्राइस रेंज होगा, उसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब वो 8 GB का है, वो 16 GB का है, उसका प्रोसेसर ये है, उसका कैमरा ये है। इसी तरह का कुछ दूसरा दिखा दो। क्या वीवो में ऐसा कुछ आया है क्या? क्या ओप्पो में ऐसा कुछ आया है क्या? क्या इसी तरह का कुछ और मोबाइल है क्या? तो वो हम लोग दुकानदार को बोलते हैं, और दुकानदार के पास अगर अवेलेबल होता है तो वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके दिखा देता है जो भी उसको बेस्ट सेलिंग आइटम लगते हैं, राइट? तो सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है वो कि भाई आपने रेडमी सर्च किया, बट सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन का उसने IQ, वीवो, सैमसंग, समथिंग एल्स, ऐसे अलग अलग मोबाइल दिखाना शुरू कर दिया। व्हाट इज द एफर्ट हियर? क्या करना चाह रहा है वो यहाँ पे? तो यहाँ पे ये वही करना चाह रहा है, जैसे अगर वही है, दो दुकानदार आप कंपेयर कीजिए। एक शॉप पे आप गए, आपने बोला मोबाइल दिखा दो, उसने दिखा दिया, आपने बोला ये मुझे पसंद नहीं आया, तो बोलता ठीक है, और वो दुकानदार ने, उस शॉपकीपर ने कुछ नहीं किया। अगर उसने आपने बोला ठीक है और शॉपकीपर ने कुछ नहीं किया, तो आप क्या करोगे? आप उस शॉप से बाहर आ जाओगे, किसी दूसरी शॉप पे चले जाओगे, लाइक अमेजन से हटके फिर फ्लिपकार्ट पे चले जाओगे, राइट? तो वहां पे आपने कस्टमर लूज किया। बट अगर वही शॉपकीपर है, वो बोलता आपको ठीक है रेडमी पसंद नहीं आया, ठीक है ये वीवो का देखो ये बहुत अच्छा है, ये वाला मोबाइल देखो सैमसंग का ये बहुत अच्छा है, ये पसंद नहीं आया तो दूसरा और कुछ देखो। अगर वो आपको 10 चीजें दिखाएगा तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि उनमें से आपको कुछ पसंद आ जाए। अगर ये नहीं तो कुछ और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, राइट? तो यही जो है, आप कपड़े जब खरीदने जाते हैं किसी भी अपीयरेंस शॉप पे, तो तब भी तो वही होता है कि आपको रेड कलर की शर्ट पसंद नहीं आई है, ठीक है ब्लू कलर की टी शर्ट देखो, ब्लू नहीं आई है तो कुछ और पैटर्न देखो, कुछ और नहीं तो कुछ और देखो। वो आपको कम से कम 10-20 पैटर्न अलग अलग दिखाते हैं, और अगर वो अलग अलग पैटर्न आपको दिखाएंगे तभी आपका सेल बढ़ेगा। एंड दैट इज द बेसिक आइडिया। यहाँ पे भी वही हो रहा है, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं? रिकमेंड करते जा रहे हैं। ठीक है आपको रेडमी पसंद नहीं आया तो आप ओप्पो लो, ओप्पो पसंद नहीं आया सैमसंग लो, सैमसंग पसंद नहीं आया वीवो लोगे, नहीं तो कुछ और लो, और नहीं तो मोबाइल का बैक कवर ले लो, बैक कवर नहीं लेना तो स्क्रीन गार्ड ले लो, स्क्रीन गार्ड नहीं लेना है तो ईयरफोन ले लो, वो ईयरफोन भी रिकमेंड आपको करेगा। ये देखो अलग अलग तरह का हम शो कर रहे हैं। कुछ तो आप खरीदोगे, इतना सारा दिखेगा, ये देखो कहीं ना कहीं आपका नजरें जाएगी और आपको कुछ ना कुछ पसंद आके आप ले लोगे इसमें से, कुछ नहीं तो बैटरी खरीद लोगे। तो यही तो होता है, एंड दैट इज व्हाट इज द मार्केटिंग। यही तो मार्केटिंग वाले करते हैं। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? अलग अलग लोगों को रखते हो और आपको टारगेट दे देते हो कि कुछ तो बेचना है, आया है कुछ तो खरीद के जाना ही चाहिए, राइट? तो यही एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है हर किसी कंपनी की, एंड दैट इज व्हाट इज द रिकमेंडेशन सिस्टम। वो रिकमेंड करते जा रहा है अलग अलग आइटम, आप देखते जाओ। ये देखो ये चार्जर्स दिखने लग गए, हेडफोन दिखने लग जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड एज रिकमेंडेशन सिस्टम। और कितना तेजी से कर रहा है, और कुछ नहीं तो यही देख लो, मोबाइल का स्टैंड देख लो, कुछ तो खरीदो, आए हो कुछ तो खरीद के जाओ। तो यही बेसिक इसका फंक्शनैलिटी होता है। चलो आगे देखते हैं, ये क्या था? ये तो बड़ा अजीब सी चीज है। इसका कुछ आइडिया आपको समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये सेक्शन क्या है? ये भी रिकमेंडेशन सिस्टम ही है, बट दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम। कस्टमर हु व्यू दिस आइटम आल्सो व्यूड दिस। क्या था ये? भाई अगर आप समझ लो कि आप शॉप पे गए, और शॉप पे जाने के बाद आपने बोला रेडमी का नोट 10 मुझे दे दो, तो क्यों बोलोगे आप पर्टिकुलर मोबाइल किसी शॉप पे जाके कुछ पर्टिकुलर चीज ही क्यों मांगोगे? किसी शॉप पे जाकर कोई पर्टिकुलर चीज ही आप उससे शॉपकीपर से क्यों मांगते हो? क्योंकि कई बार रीजन होते हैं कि यार मेरे फ्रेंड ने वो खरीदा था, उसका फोन अच्छा था इसलिए मैं खरीद रहा हूं। ऐसा ही होता है ना कि मेरे फ्रेंड के पास मैंने वो देखा था इसलिए मैं भी देख रहा हूँ। कई बार आप मूवी देखने जाते हैं, तो मूवी देखने क्यों जाते हैं? मेक माई ट्रिप पे आप बुक माई शो पे आपने टिकट बुक किया, और टिकट बुक करने के बाद आप मूवी देखने जाते हैं। क्यों मूवी देखने जाते हैं? एक कारण होता है उसका प्रोमो आपको अच्छा लगा, आपने ट्रेलर वगैरह देखा उसका और आपको अच्छा लगा। और दूसरा कारण क्या होता है? लाइक कोई ऐसी मूवी हो जो रिकमेंडेशन
हाँ रिकमेंडेशन, मतलब सपोज अगर किसी मूवी में सलमान खान है तो ठीक है भाई, अच्छा स्टार है, बड़ा स्टार है, और उसकी मूवी जो रहती है नाम से बिक जाती है, तो अगर वो है तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वैसा नहीं है, मान लो कोई एकदम से नई मूवी लॉन्च हुई है, कोई भी एक नया एक्टर है जिसको आप बहुत ज्यादा जानते नहीं है, उसकी मूवी लॉन्च हो गई और उसके ट्रेलर भी कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं है, तो फिर आप क्यों देखने जाएंगे वो मूवी? नहीं देखते। और कई सारी मूवी रहती है जो शुरुआत में नहीं चलती, फिर धीरे धीरे करके चलना शुरू हो जाती है और बहुत हिट हो जाती है। और वो जो धीरे धीरे बाद में चलती है, वो कैसे चलती है? बाय वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है, बाय वर्ड ऑफ माउथ, कुछ भी जो लोग बोलते हैं उसके थ्रू चलना शुरू हो जाती है। तो वो जो वर्ड ऑफ माउथ रहता है, वो भी एक तरह का रिकमेंडेशन सिस्टम ही है। कोई ना कोई आपको रिकमेंड कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये स्टार्स, ये भी रिकमेंडेशन है। दैट इज सेइंग दैट कि इस पर्टिकुलर फोन को अराउंड 74,365 लोगों ने 4 स्टार दिए हैं। दैट मीन्स दे हैव लाइक्ड इट। तो देयर आर हाई चांसेस कि हमको भी ये पसंद आए। इसी तरह से यहाँ पे 89,000 लोगों ने दिए हैं, तो उन्होंने ज्यादा पसंद किया इसको। तो दैट इज अनदर वे ऑफ रिकमेंडिंग द थिंग्स टू यूजर। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो देयर आर हाई चांसेस कि अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है, उसको कोई तरह का फोन पसंद आ रहा है या कोई मूवी पसंद आ रही है, तो अगर आप भी कॉलेज स्टूडेंट है तो आपको भी वही मूवी पसंद आएगी। देयर आर हाई चांसेस, क्योंकि उनके टेस्ट सेम होते हैं। हाउएवर अगर कोई मूवी मुझे पसंद आ रही है तो वो जरूरी नहीं है कि किसी कॉलेज स्टूडेंट को पसंद आएगी, बिकॉज देयर इज अ एज डिफरेंस, देयर इज अ गैप, देयर इज अ जनरेशन डिफरेंस, देयर इज अ आई वुड से प्रेफरेंसेस, मैच्योरिटी डिफरेंसेस रहता है। आपके प्रेफरेंसेस कुछ अलग हो सकते हैं, मेरे प्रेफरेंसेस कुछ अलग हो सकते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो ज्यादा एजेड लोग रहते हैं उनको गजल पसंद आती है, और जो यंगस्टर्स रहते हैं उनको रॉक म्यूजिक टाइप की जो चीजें रहती है वो पसंद आती है। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स का डिफरेंस है। तो अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट ने अगर कुछ चीज खरीदी है, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस दैट अदर कॉलेज स्टूडेंट माइट लाइक द सिमिलर थिंग। तो दिस इज द सेक्शन दैट एट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स दैट। ये जो सेक्शन है वो उसी तरफ है जिसमें वो बोलता है कि कस्टमर हु व्यू दिस आइटम आल्सो व्यूड दैट। मतलब कस्टमर ने अगर कोई एक आइटम लिया है तो उसने ये दूसरी चीजें भी देखी है जो कि उससे रिलेटेड हो सकती है, राइट? तो ये जो रिकमेंडेशन सिस्टम है, ये क्या होता है कि कस्टमर टू कस्टमर मैपिंग होता है। कस्टमर टू कस्टमर मैपिंग होता है। ये एग्जैक्टली वो नहीं होता, दूसरा और होता है, कस्टमर लाइक यू, ऐसा करके भी एक सेक्शन होता है। इसमें आजकल इन्होंने बंद कर दिया है या इंटरनली चलने लग गया है, बट देयर वाज अ सेक्शन जिसमें ये बताते थे कि कस्टमर लाइक यू, अच्छा अभी इन्होंने इसमें नहीं है, वो amazon.com में मिलेगा, यूके वाली वेबसाइट में मिलता है कई बार। तो उसमें क्या लिखा रहता है, कस्टमर लाइक यू हैव बॉट अदर आइटम्स एज वेल। तो जो एक होता है कस्टमर टू कस्टमर मैपिंग, मतलब अगर एक कॉलेज स्टूडेंट है या अमेजन क्या करता है या कोई भी वेबसाइट क्या करती है कि कुकीज सेव करती है, आपके प्रेफरेंसेस सेव करती है, आपकी ऑर्डर हिस्ट्री सेव करती है। तो उस ऑर्डर हिस्ट्री के बेसिस पे वो पहचानने की कोशिश करती है कि आप कैसे कस्टमर हो, और आपके जैसे ही मूवी जो रहती है फिर वो दूसरे कस्टमर को भी, जो कि आपकी तरह का कस्टमर होगा, लाइक आई एम अ लीड डेटा साइंटिस्ट, और आई एम अ टेक्निकल लीड एट एन ऑर्गेनाइजेशन, टेक्निकल पर्सन हूँ, 15-16 साल हो गए आईटी में काम करते हुए। सो आई वुड हैव जनरेटेड अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर्स, राइट? तो मुझे जो रहेगा कंप्यूटर पेरिफेरल्स वगैरह पसंद आ रही है, तो सिमिलर एज ग्रुप का, सिमिलर टाइप का काम करने वाला जो बंदा रहेगा और सिमिलर लोकेशन पे रहेगा, वैसे ही बंदे को मुझे जो पसंद आया वैसी चीजें उसको भी रिकमेंड की जाएगी। क्यों? बिकॉज देयर आर हाई चांसेस दैट देयर इज अ मैच ऑफ टेस्ट। सिमिलरली एक कॉलेज स्टूडेंट रहेगा, किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उसी के तरह की चीजें किसी और दूसरे स्टूडेंट को, कॉलेज स्टूडेंट को दिखाई जाएगी। कॉलेज वाले के मैपिंग स्कूल वाले बच्चे के साथ नहीं होगा, किसी प्रोजेक्ट मैनेजर का मैपिंग किसी कॉलेज स्टूडेंट के साथ नहीं होगा, एंड किसी लेडी का मैपिंग जो रहेगा किसी जेंट्स के साथ नहीं हो सकता। नॉर्मली लेडीज आर समथिंग हु लाइक द सिमिलर आइटम्स। सो ये जो चीजें होती है, दिस इज कॉल्ड एज कस्टमर टू कस्टमर मैपिंग, जिसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग एक नया वर्ड होता है जिसके अंदर हम लोग कस्टमर टू कस्टमर मैपिंग करते हैं, या फिर कई बार क्या होता है आइटम टू आइटम मैपिंग भी करते हैं, कि अगर किसी ने मोबाइल फोन खरीदा है तो there are high chances that he is going to buy mobile back cover, he is going to buy screen guard, he is going to buy something else as well. तो ये होता है आइटम टू आइटम मैपिंग। तो जब हम लोग आइटम को आइटम से मैप करते हैं, पर्सन को पर्सन से मैप करते हैं, देन बेस्ड ऑन इट इफ वी ट्राई टू रिकमेंड समथिंग, दैट इज कॉल्ड एज कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट। मैं थोड़ा और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें, अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे रहा हूं, थोड़ा सा लंबा चल रहा है बट जरूरी है, ठीक है? तो ये सब जो चीजें होती हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम। Other website who is very prominent in recommendation system, any other website that you can say कि जिसमें बहुत ज्यादा यूज होता है recommendation system का?
और वो इनफैक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम पे ही चलती है। और कोई वेबसाइट जो आप लोग सोच सकते हैं? नेटफ्लिक्स। बहुत बढ़िया, नेटफ्लिक्स। सो नेटफ्लिक्स में भी क्या होता है कि आप जाते हैं, आपने वेबसाइट को ओपन किया, एक मूवी आपने सर्च करी, नहीं जमा, तो बाकी नेटफ्लिक्स जो रहेगा 50 मूवी आपको रिकमेंड करते जाएगा। और अब देखना कि वो भी जो रिकमेंड करता है मूवी, मोस्ट लाइकली कि वो आपको पसंद आती ही है। क्यों? क्योंकि दैट मैचेस टू योर टेस्ट। आपका जो हिस्ट्री रहता है उसको देखता है वो, और उसके बेसिस पे रिकमेंड करता है। तो इसके पीछे बहुत सारा साइंस लगा होता है, इसके पीछे बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा होता है, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फिगर आउट, एंड वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ रिकमेंडेशन सिस्टम लाइक नेटफ्लिक्स। तो हम लोग भी नेटफ्लिक्स की तरह का कोई रिकमेंडेशन सिस्टम रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे अभी। ठीक है, सो वी आर ट्राइंग टू रेप्लिकेट अ नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम। इसी तरह से एक और प्रोजेक्ट करेंगे हम, टोटल 2 प्रोजेक्ट करने वाले हैं, और दोनों में अलग अलग रिकमेंडेशंस की तरह से हम वर्क करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट इट। इसके अंदर रिकमेंडेशन सिस्टम क्या है ये तो मैं आपको बता दिया अभी। इसमें आगे थोड़ा सा हम देखते हैं। तो रिकमेंडेशन सिस्टम आर द सिस्टम दैट आर डिजाइन्ड टू रिकमेंड डिफरेंट आइटम टू द यूजर बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स लाइक एक्टिविटी ऑफ द यूजर एंड एनी अदर थिंग। तो रिकमेंडेशन सिस्टम मतलब क्या होता है? ये सिस्टम्स होते हैं जो कि कुछ यूजर के पर्टिकुलर पैटर्न्स को नोट करते हैं, और उन पैटर्न्स के बेसिस पे ही यूजर को नई चीजें रिकमेंड करते हैं। ठीक है, लाइक जो भी यूजर ने एक्टिविटी करी है, जो भी उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री रहती है, उसकी परचेस हिस्ट्री रहती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, तो उसके बेसिस पे वो रिकमेंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ रिकमेंडेशन सिस्टम जो अलग अलग कंपनीज यूज कर रही है, उसमें से पहली कंपनी जो पॉपअप हुई है दैट इज नेटफ्लिक्स, दूसरी है Amazon.com, तीसरी यूट्यूब, चौथा कोरा। कोरा भी आपने सुना होगा। कोरा क्या होता है कि एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप अपना क्वेश्चन लिखिए, उसके रिटर्न में वो आपको आंसर देना शुरू कर देता है, और उसके मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन आंसर भी शो करता है वो। देन फेसबुक, और भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो रिकमेंडेशन सिस्टम का यूज करती है। And I would say almost everywhere it is very important thing to have if it is related to marketing thing, right? तो ये रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए यूजफुल है। चलो अब फटाफट कुछ वेबसाइट्स देख लेते हैं। ऑल्दो मैंने ऑलरेडी ये सब चीजें बता दी है, फिर भी एक बार थोड़ा और पिक्टोरियली देख लेते हैं कहाँ पे यूज होता है। नेटफ्लिक्स। अब नेटफ्लिक्स में आप देखेंगे तो इसके अंदर क्या हो गया, जैसे टॉपिक्स बाय जोशुआ, तो जोशुआ एक यूजर था, तो उसने जो पहले यूज करी थी उसी के लिए ही उससे रिलेटेड कुछ और मूवी इसने रिकमेंड करना शुरू करी है। इसी तरह से कुछ दिखाता है ट्रेंडिंग नाउ। ट्रेंडिंग नाउ का मतलब क्या हो गया, एकदम इट इज बीइंग लाइक्ड बाय मेनी यूजर्स। तो अगर किसी बहुत सारे यूजर्स ने उसको लाइक कर दिया तो वो ट्रेंडिंग नाउ में आ जाता है, राइट? इसी तरह से वायरल वीडियोस भी शो होते हैं फेसबुक पे। तो ये जो ट्रेंडिंग नाउ रहता है, दिस रिकमेंडेशन सिस्टम इज कॉल्ड एज पॉपुलैरिटी बेस्ड। सो ये रिकमेंडेशन सिस्टम है पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम। ये बहुत पॉपुलर है इसलिए। ठीक है, ये तो हो गया यूजर का प्रेफरेंस पे, यूजर प्रेफरेंस बेस्ड। यूजर को क्या पसंद है उसी के बेसिस पे ये रिकमेंड करता है। देन बिकॉज यू वॉच्ड नार्कोस, नार्कोस मतलब एक मूवी उसने देखी थी, तो उसी से मिलती जुलती मूवी जो है इसने करी है। दिस इज समथिंग इज कॉल्ड एज आइटम बेस्ड मैचिंग। मतलब क्या हुआ, एक आइटम था, उसके बेसिस पे ही दूसरा आइटम उसने मैच कर दिया। ठीक है, अगर आपने गोविंदा की मूवी देख ली है और वो भी कॉमेडी वाली, तो अगर आपने राजा बाबू देख ली तो आपको कुली नंबर 1 दिखेगी। कुली नंबर 1 भी देख ली राजा बाबू के बाद, तो तीसरी कोई मूवी आ जाएगी खिलाड़ी 786। अगर कुछ और, सॉरी खिलाड़ी तो अक्षय कुमार की होती है, कोई और गोविंदा की मूवी आ जाएगी। अगर आपने गोविंदा और सलमान खान एक साथ देख लिया तो फिर वो आपको पार्टनर दिखाना शुरू कर देगा। अगर आपने पार्टनर देख लिया और उसमें सलमान खान ज्यादा पसंद आ गया तो फिर आपको राधे भी दिखा देगा। राधे के बाद वो आपको दबंग भी दिखा देगा। दबंग देख ली तो दबंग के बाद आपने अगर उसमें कुछ और मूवी देख ली उसी तरह से मिलती जुलती, तो फिर वो दूसरी भी साउथ की मूवी, क्योंकि दबंग में जो प्रोड्यूसर था प्रभुदेवा थे, तो प्रभुदेवा की कुछ मूवीज दिखाना शुरू कर देगा वो दूसरी, राइट? तो इसी तरह से अब प्रभुदेवा की दिखाई तो उसमें एबीसीडी दिखाई, उसने एबीसीडी दिखाई है क्योंकि डांस से रिलेटेड है, तो वो डांस की और भी मूवी दिखाना शुरू कर देगा, उससे रेमो डिसूजा की दिखाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो सर्कल है ये चलता जाता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, वो ऐसा मैप करता जाता है। तो आप अगर देखोगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड एक नेटवर्क बनता जा रहा है पीछे के पीछे, कि उसने क्या करा, शुरुआत की थी कॉमेडी मूवी से। कॉमेडी मूवी में अगर आपने गोविंदा डाल दिया तो गोविंदा कादर खान का कॉम्बिनेशन डाल दोगे तो वो गोविंदा कादर खान की जितनी भी मूवी थी, साजन चले, ससुराल कुली, नंबर 1, ये वो जितने भी थी वो सब उसने रिकमेंड करता जाएगा। वहीं कहीं आपने उसके साथ में, गोविंदा के साथ में सलमान खान वाली मूवी जो थी पार्टनर, तो वो दोनों को क्लब कर दिया, तो फिर उससे वो सलमान खान पे पहुंच गया। गोविंदा से हटके सलमान खान पे भी, मतलब गोविंदा के साथ में सलमान खान भी आ गया। सलमान खान आया तो सलमान खान की सारी मूवी आ गई।
सलमान खान की मूवी देखते देखते अगर आपने एक्शन मूवी देख ली, कहीं उसकी दबंग वगैरह देख ली, तो वो फिर वो एक्शन मूवी पे शिफ्ट हो जाएगा। और जितनी भी एक्शन मूवीज है, साउथ की डब्ड मूवीज भी होगी तो वो भी रिकमेंड करना शुरू कर देगा। एक बार वो मूवी से आप हटे तो फिर उसके अंदर फिर किसी ना किसी हीरो को या किसी जेनर को पकड़ लेगा, मे बी कॉमेडी, मे बी हॉरर, मे बी रोमांटिक, कोई भी जेनर को पकड़ेगा, हीरो पकड़ेगा, हीरोइन पकड़ेगा, और उसके बेसिस पे वो अगला रिकमेंडेशन शुरू कर देगा। सो इट्स अ काइंड ऑफ इनफाइनाइट लूप जो कि चलता जाता है पीछे पीछे, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं और ये बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम भी होते हैं। एंड बेस्ड ऑन दिस सिस्टम्स कंपनीज आर मेकिंग मनी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होते हैं, और यहीं पे ही आपको जो बड़ी बड़ी कंपनी रहती है वो डीएसए, बबल सॉर्ट, ये सॉर्ट वो सॉर्ट वो करवाती रहती है। क्यों? क्योंकि सर्चिंग इसके अंदर लगातार होती रहती है पीछे पीछे, तो इसलिए आपको ऑप्टिमाइज कोड लिखना भी यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप देखेंगे तो न्यू रिलीजेस है, ये तो खैर बहुत सिंपल सा है कि जो भी नई रिलीज आई है उसको शो कर दो। तो ये जो एक रिकमेंडेशन सिस्टम है, यहाँ पे 3 या 4 सिस्टम बने हुए एक के पीछे एक। तो इसी तरह से रिकमेंडेशन सिस्टम वर्क करता है हर एक कंपनी के लिए। ये हमने अमेजन के कुछ स्नैपशॉट्स लिए हैं। तो अमेजन पे तो मैंने आपको अभी वॉक थ्रू करवाया था, कस्टमर हु बॉट आल्सो बॉट दिस आइटम, ये हमने देखा ही था, ये वाला सेक्शन। यू रिसेंटली व्यू दिस आइटम, तो ये भी हमने देखा था कि अगर कोई आइटम आपने देखा था तो सिमिलरली वैसे ही आइटम और रिकमेंड करना शुरू कर देता है। फिर व्हाट अदर आइटम डू कस्टमर बाय आफ्टर व्यूइंग दिस आइटम, तो ये आइटम खरीदने के बाद कस्टमर ने और कौन सा दूसरा आइटम खरीदा, ये भी दिखाना शुरू कर देता है। कई बार क्या होता है ना, कई बार देयर इज अ मेम एज वेल, तो कई बार क्या होता है रिकमेंडेशन सिस्टम में गो रॉन्ग ड्रास्टिकली एज वेल, और उसके लिए एक मेम भी बना हुआ है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है इंटरनेट पे। उसमें क्या होता है कि नॉर्मली जैसे हमने मोबाइल फोन खरीदा, तो मोबाइल फोन के साथ मोबाइल बैक कवर भी देना शुरू कर देता है, स्क्रीन गार्ड भी देना शुरू कर देता है एज अ रिकमेंडेशन, क्योंकि ये सब दे गो हैंड ऑन हैंड। तो उसी तरह से अगर किसी ने स्टूल खरीदा, और किसी ने अगर फैन खरीदा, स्टूल और फैन, ठीक है, अगर ये 2 चीजें किसी ने खरीद ली तो अगला रिकमेंडेशन क्या होगा? रोप, राइट? तो ऐसा भी हो जाता है कई बार, अगर इसने ये खरीद लिया तो अगला रिकमेंडेशन ये देना शुरू कर देता है सिस्टम। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड है। तो ऐसा होता है कई बार रिकमेंडेशन सिस्टम्स में, ऐसा होता है। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि कुछ भी बहुत ड्रास्टिकली रॉन्ग चीज भी आप शो करना ना शुरू कर दें। एंड दैट्स व्हाट इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन योर सिस्टम वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेडली। तो आप बहुत अच्छा भी बना सकते हैं और उसको ड्रास्टिकली रॉन्ग भी बना सकते हैं। इसी तरह से ये कंपनीज है, दीज आर द कंपनीज हुआर कंटेंट इज कंज्यूम्ड बेस्ड ऑन दिस रिकमेंडेशन सिस्टम्स ओनली। ओके, नाउ एडवांटेजेस ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम, क्या एडवांटेज हो सकते हैं इसके? पहला तो होता है कि बहुत सारा ट्रैफिक आपको मिल जाता है वेबसाइट पे, एंड देयर इज अ स्टिकीनेस कि अगर आपने ट्रैफिक वेबसाइट पे डिराइव किया है, पुल किया है, तो एट द सेम टाइम यू कैन बाय गुड रिकमेंडेशन सिस्टम। अगर आपका रिकमेंडेशन सिस्टम अच्छा है तो लोग आपकी वेबसाइट पे रुकेंगे भी, ये भी होता है। प्रोवाइड मोर रिलेवेंट कंटेंट टू यूजर, यूजर को बहुत ज्यादा उसी के रिलेटेड कंटेंट उसको दिखना शुरू हो जाते हैं, तो ये भी रिकमेंडेशन सिस्टम के थ्रू ही होता है, राइट? फिर उसके बाद अगला हमारे पास क्या होता है? इंक्रीज एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ऑर्डर वैल्यू, एवरेज ऑर्डर वैल्यू एज इन कि बंदा आपके पास सिर्फ मोबाइल फोन खरीदने आया था, बट आपने उसको बैक कवर भी दे दिया, आपने उसको स्क्रीन गार्ड भी दे दिया, तो जो उसका बिल 17,000 का था वो 17,600 का बन गया। तो उससे ऑर्डर वैल्यू आपने इंक्रीज कर ली, उसका फायदा क्या होगा? डायरेक्ट कंपनी को होगा। ठीक है, बूस्ट नंबर ऑफ आइटम पर ऑर्डर। एक ऑर्डर में आप पहले सिर्फ मोबाइल फोन बेच पा रहे थे, बट अभी मोबाइल फोन के साथ बैक कवर और स्क्रीन गार्ड भी दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ आइटम भी आपने ज्यादा बेच दिए, आपका इन्वेंटरी रोटेट होता रहेगा इससे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। लो वर्क एंड ओवरहेड, कम काम करना पड़ता है रिकमेंडेशन सिस्टम के कारण, आपको ज्यादा मार्केटिंग में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बंदा एक बार आ गया तो वो रिटेन हो जाएगा, तो कस्टमर रिटेंशन भी हो जाता है। मोर एवरेज टाइम स्पेंड बाय द यूजर ऑन द प्लेटफॉर्म, यूजर जो है एक बार प्लेटफॉर्म पे आया तो प्लेटफॉर्म पे रुका रहता है, एंड बेस्ड ऑन इट यू कैन अर्न मनी, राइट? अभी आपने देखा होगा अमेजन ने एक और नई चीज शुरू करी है, लेट मी सी एट होम पेज, अमेजन प्राइम वीडियो सर। हाँ, प्राइम वीडियो वो भी एक है, ठीक है। बट एक और चीज है जो मुझे शुरुआत में जब मैंने रिकमेंडेशन सिस्टम नहीं पढ़ा था तब मुझे बहुत इररिलेवेंट लगती थी कि भाई अमेजन ये चीज क्यों कर रहा है। लेट मी सी, कहीं तो मैंने देखा था वो चीज, अच्छा इस पे नहीं होती है, मोबाइल पे होती है वो आई थिंक। उसके अंदर वो क्या करता है कि गेम खिलवाता है, मतलब लकी ड्रॉ टाइप का वो चलाता है, वेगन व्हील होता है, एक व्हील घुमाओ और करेक्ट, सॉरी
एक व्हील टाइप का होता है, वो व्हील घुमाएंगे और आपको प्राइस मिलेगा, ऐसा करके कुछ होता है उसमें। तो स्पिन होगा। हाँ, सो फ्री स्पिन टाइप का होता है, तो वो उसने करा है। वो मुझे समझा नहीं था शुरुआत में, पर बाद में समझ में आया कि इससे कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ता है, क्योंकि लोग बार बार उसको व्हील को रोटेट करेंगे, कुछ तो भी एक ऑफर निकाल देगा उसके बेसिस पे, और कस्टमर फिर बार बार उसके ऊपर आने की कोशिश करेगा। इसी तरह से इसने अमेजन ने अमेजन प्राइम वीडियो निकाला है, ठीक है। तो ये सब जो चीजें रहती हैं, ये क्या करता है, ये कस्टमर को पकड़ के रखता है, उसको दिखाने की कोशिश करता है कंटेंट को, भले ही कस्टमर कंटेंट देखने के बहाने रुके, पर रुके हमारे प्लेटफॉर्म पे। आइडिया सिर्फ यही है। अभी आप देखोगे तो एयरटेल का भी अगर देखेंगे, एयरटेल, तो एयरटेल का अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे, तो एयरटेल ऐप डाउनलोड करने के बाद भी एयरटेल ने अपना मूवीज वगैरह दिखाता है, वो उसके फ्री सब्सक्रिप्शन भी देता है। शुरुआत में तो उसने फ्री दिया था, अभी तो उसने पेड वाला बना लिया है, बट फ्री भी देता है। वो किस लिए देता है कि अगेन लोग इस पे रुके प्लेटफॉर्म पे, बंदा ज्यादा रुकेगा तो हम ज्यादा पुश कर पाएंगे ऑफर्स को, हम नए नए आइटम बेच पाएंगे उसको, और तो और हम एडवर्टाइजमेंट या कोई दूसरे मोड से या फिर किसी दूसरी चीजों को प्रमोट करके भी पैसा कमा सकते हैं, राइट। तो ये आजकल हर कंपनी करने लग गई है, राइट। सो दैट इज अगेन बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन सिस्टम एंड सम इनोवेटिव आइडियाज। जस्ट रिकमेंडेशन सिस्टम नहीं, अब ये जो व्हील वाला है, गेम वाला, ये समथिंग नॉट रिकमेंडेशन सिस्टम, बट उसी से जुड़े हुए आइडिया है जिससे वो बंदे को रोक पा रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव, और वही इस पूरे डिस्कशन का आइडिया है। हेल्प इन अट्रैक्टिंग मोर एड रेवेन्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास रिकमेंडेशन सिस्टम के फायदे होते हैं। नाउ रिकमेंडेशन सिस्टम हमारे पास 3 तरह के होते हैं। पहला होता है पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम, आई विल एक्सप्लेन इट। देन दूसरा होता है कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम, और तीसरा होता है कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, ठीक है। तो ये 3 तरह के रिकमेंडेशन सिस्टम है जिनके बारे में मैं आपसे ज्यादा डिस्कस करूंगा, बट थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो बट दीज आर द 3 डिफरेंट रिकमेंडेशन सिस्टम. Due to the lack of time or maybe the limitation of time, what we are going to do, we will understand popularity based and content based recommendation system. Collaborative filtering हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग समझने की कोशिश, बिफोर रिकमेंडेशन सिस्टम लेट्स जंप इनटू सम कोड और कुछ और एडिशनल कंसेप्ट है जो हमारे पाइथन साइट के हैं, जो मुझे कवर करना है। तो रिकमेंडेशन सिस्टम के साथ मैं वो भी कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी मेरे पास इसके लिए क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, एक और कंसेप्ट है, एक और लाइब्रेरी है पाइथन की बहुत पॉपुलर सी, जो हम लोगों को पढ़ना है, एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर मेनी अदर थिंग्स, और आई मीन मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स. सो लेट्स ट्राई टू लर्न दैट, एंड देन मीनवाइल वी आर गोइंग टू डू रिकमेंडेशन सिस्टम कोडिंग एज वेल, ठीक है। कोई क्वेश्चन है किसी को? एनी क्वेश्चन गाइस, एनी कंफ्यूजन? Any question guys? No Okay. sir. So let's move on. अभी सबसे पहला एक लाइब्रेरी हम लोग पढ़ते हैं, and that library is called as, this library is called as Pandas library. तो Pandas library क्या होती है और Pandas का क्या यूज होता है? तो Pandas एक लाइब्रेरी होती है हमारे पास Python में, which is predominantly used to import the structured data in Python, right? तो अगर हमारे पास मान लीजिए कोई एक्सेल शीट है, उस एक्सेल शीट में आपके पास कुछ डेटा लिखा हुआ है, तो जो एक्सेल शीट में डेटा लिखा है, उस एक्सेल शीट के डेटा को आपको इंपोर्ट करना है पाइथन में। तो हम लोग कैसे करेंगे? क्या आपके पास कोई डेटा टाइप है फिलहाल जिसमें आप लोग ये कर सकते हो? नेम यहाँ पे लिखा है, एज लिखा है, यहाँ पे सैलरी लिखा है, यहाँ पे कुछ और लिखा है। क्या इसको इधर पाइथन में लाने का कोई तरीका अभी तक आपके पास है? कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर अभी तक आपने पढ़ा है जिसमें आप ये कर सकते हैं? एनी आइडिया? एनी आइडिया? सर स्ट्रिंग और यूनियन। स्ट्रिंग करोगे, बट स्ट्रिंग करेंगे तो स्ट्रिंग में क्या करोगे? एक वेरिएबल लोगे, वेरिएबल इज इक्वल टू ए स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल, तो उसके अंदर क्या ये हमारे पास पूरा डेटा आएगा? सर स्ट्रिंग के अंदर उसके मेंबर्स में सर हम इंटीजर और फ्लोट और कैरेक्टर सर एडजस्ट कर सकते हैं ना? स्ट्रिंग में कैसे इंटीजर डालोगे, फ्लोट डालोगे? तो इंटीजर तो कोई भी वेरिएबल ले लेता है किसी भी So there will be 3 different variable ना, A, B and C, and these variables are going to hold one value at a time, isn't it? A में आप डालेंगे कुछ नेम, यहाँ पे डाल दिया आपने एज, लिस्ट, ओके। लिस्ट इज वन ऑफ द गुड वे, बट लिस्ट का एक लिमिटेशन है कि वन डायमेंशनल ही होता है, राइट? तो उसमें एक बार में एक ही रिकॉर्ड आ पाएगा। डिक्शनरी भी अगेन वन रिकॉर्ड एट अ टाइम ही होता है।
one record at a time. Yeah, it can hold name, age and different I would say variable. तो डिक्शनरी में वेरिएबल हो सकते हैं, बट अगेन वन वेरिएबल एट अ टाइम, वन रो एट अ टाइम, बट यहाँ पे तो हमारे पास मल्टीपल रोज हैं, राइट? तो ये लिमिटेशंस है हमारे पास, और उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए नए तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड एज डेटा फ्रेम. सो डेटा फ्रेम क्या होता है? डेटा फ्रेम इज अ डेटा स्ट्रक्चर, राइट, इन पाइथन. ये पाइथन का एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल वैल्यूज होल्ड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे अलग अलग रिकॉर्ड्स आपके पास हैं. तो अगर आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं एंड देन मल्टीपल कॉलम्स हैं ऑफ डिफरेंट टाइप, मे बी यहाँ पे नेम होगा विच इज अ स्ट्रिंग टाइप, मे बी यहाँ पे इंटीजर टाइप है, मे बी यहाँ पे कुछ और अलग टाइप का भी होगा. तो अगर आपके पास अलग अलग टाइप के यानी नॉन होमोजीनियस टाइप के कॉलम्स हैं एंड देन मल्टीपल रोज हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड एज डेटा फ्रेम्स. ठीक है. सो व्हाई डेटा फ्रेम्स इज यूज, क्लियर? डेटा फ्रेम जो रहेगा ना आपका एक्सेल या फिर आपके डेटाबेस के अंदर जो भी रहेगा, सो एक्सेल शीट से जो डेटा आता है या माइस्क्यूएल से जो डेटा आता है, तो इस तरह के जो टेबल्स का जो डेटा आता है वो स्टोर करने के लिए सबसे अच्छा डेटा स्ट्रक्चर यही है हमारे पास, विच इज कॉल्ड एज डेटा फ्रेम. ठीक है. सो हाउ वी डिफाइन अ डेटा फ्रेम, कैसे डेटा फ्रेम डिफाइन करते हैं और कैसे डेटा फ्रेम को यूज करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. तो डेटा फ्रेम यूज करने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक पैकेज है पाइथन में विच इज कॉल्ड एज पंडास. ठीक है. तो पैकेज क्या होता है? पैकेज आप लोगों को पता है? एनीबॉडी वुड लाइक टू एक्सप्लेन क्या होता है पैकेज? पैकेज, Yes, sir. हाँ बोलिए. सर जिसके अंदर हमारी सारी क्लासेस स्टोर होती हैं. सो पाइथन में बहुत सारी चीजें जो होती है वो फंक्शंस के थ्रू होती है, अलग अलग फंक्शंस के थ्रू होती है. लाइक यू से इट एज अ क्लासेस, बट यहाँ पे हम लोग फंक्शंस यूज करते हैं. तो बहुत सारी चीजें जो होती है वो फंक्शन में स्टोर होती है, और वो सारे फंक्शंस के जो कोड हैं वो यूजर्स या डेवलपर्स लिख के एक बंडल में लिख देते हैं, और उस बंडल का नाम होता है पैकेज. सो पैकेज मतलब क्या होता है? पैकेज इज अ बंडल विच कंटेन्स मल्टीपल फंक्शंस इन इट ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप. लाइक सारे मैथ्स रिलेटेड ऑपरेशन करने हैं आपको, मैथमेटिक्स रिलेटेड करने हैं, तो आप क्या करेंगे? सारे मैथमेटिक्स रिलेटेड फंक्शन बनाओ और बनाने के बाद एक पैकेज में डाल दो. उस पैकेज का कुछ भी आप नाम दे दो, राइट? यहाँ पे हम लोगों ने नमपाई दे रखा है. नमपाई मतलब क्या होता है? सारे अरे रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं वो सब नमपाई में होते हैं. एक पैकेज जिसका नाम दे रखा है पंडास. सो पंडास जो रहता है दैट इज समथिंग मोर रिलेटेड टू डेटा फ्रेम. सो डेटा फ्रेम से रिलेटेड ऑपरेशंस करने तो आपको पंडास पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा. इसी तरह से scikit-learn एक होता है, sklearn एक पैकेज है जिसके अंदर मशीन लर्निंग से रिलेटेड जितने भी एल्गोरिदम्स होते हैं उसमें से बहुत सारे एल्गोरिदम्स इसमें स्टोर करके रखे हैं उसमें, राइट? सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज पैकेज. ठीक है. अब पैकेज तो हमने समझ लिया कि भाई क्या होता है. अब पैकेज को यूज कैसे करते हैं? तो इफ यू वांट टू यूज अ पैकेज, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? टू यूज अ पैकेज फर्स्ट यू हैव टू इंस्टॉल द पैकेज. ठीक है. क्योंकि जब आप पाइथन का इंस्टॉलेशन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके पास सिर्फ जो कुछ बेस पैकेज आते हैं, कुछ आपके पास पैकेज आते हैं विच आर कॉल्ड एज बेस पैकेज. मतलब कुछ लिमिटेड लाइब्रेरीज ही आपको मिलती है, लिमिटेड पैकेज ही मिलते हैं, 10 12 15 जो भी रहेंगे, जो नॉर्मली मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑपरेशंस में यूज होते हैं. तो ये बेस पैकेज के साथ आते हैं, बट उसमें पंडास नहीं होता, उसमें नमपाई नहीं होता, उसमें बहुत सारे दूसरे नहीं होते, scikit-learn वगैरह भी नहीं होता है. ये सब नहीं होते. उसमें कुछ पर्टिकुलर पैकेज ही होते हैं जो नॉर्मल पाइथन ऑपरेशन के काम आते हैं. अब वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप एक बार इंस्टॉलेशन के साथ ही सारे पैकेज एक बार में नहीं डाल सकते. अगर आप सारे पैकेज जो आपको यूज होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं सब डाल दोगे तो आप अननेसेसरी अपना सिस्टम का रिसोर्सेज कंज्यूम करने वाले हो. तो उसके लिए पाइथन क्या बोलता है कि भाई आपके लिए जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के हैं अभी वो ले लो, फिर आपको जैसे जैसे जरूरत पड़ते जाए आप अपना इंस्टॉल कर लेना और यूज कर लेना. ठीक है. तो बेस इंस्टॉलेशन के साथ जैसे पाइथन इंस्टॉल हुआ है तो पाइथन इंस्टॉलेशन के साथ हमारे पास कुछ फिक्स पैकेजेस आते हैं. नाउ इफ यू नीड एनी एडिशनल, सो फर्स्ट यू हैव टू इंस्टॉल इट, राइट? सो पंडास जिसके साथ नहीं आता, आपको पंडास चाहिए, ठीक है, वो मना नहीं कर रहा है, वो क्या बोलता है, ठीक है आपको पंडास चाहिए तो एक काम करो, पंडास इंस्टॉल कर लो. सो फर्स्ट यू हैव टू इंस्टॉल अ पैकेज, और देन एक बार अगर वो इंस्टॉल हो गया तो फिर उसको पहले आपको लोड करना पड़ेगा. सो देयर आर टू थिंग्स. वन, यू हैव टू इंस्टॉल द पैकेज एंड देन यू हैव टू इंपोर्ट द पैकेज. इंपोर्ट मतलब लोड करना पड़ेगा. सो इट गोज इन द टू डिफरेंट स्टेप्स. फर्स्ट यू हैव टू इंस्टॉल द पैकेज एंड देन यू हैव टू लोड इट. इंस्टॉल करो और लोड मतलब इंपोर्ट करो. तो इंस्टॉल करो और इंपोर्ट करो, ये दो चीजें आपको करनी पड़ेगी. अगर आपने ये दो किया है तभी आप इसके अंदर के कोई भी फंक्शन को यूज कर पाएंगे, वरना नहीं यूज कर पाएंगे.
क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट हियर? क्लियर? ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ हाउ टू इंस्टॉल अ पैकेज इन पाइथन। पाइथन में कैसे किसी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए पाइथन में कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने के लिए, टू इंस्टॉल अ पैकेज इन पाइथन, व्हाट यू हैव टू डू, you have to use a function or utility which is called as pip. pip एक utility होती है पाइथन की, उस pip utility का यूज करके you can install a package. ठीक है, pip install and then maybe the name of package pandas, जैसे pandas नाम का पैकेज है जो आपको इंस्टॉल करना है. so you have to use this utility, pip utility, और pip utility में you have to write install pandas, तो वो pandas इंस्टॉल कर देगा. if you write install numpy तो वो numpy लिख देगा. ठीक है, clear, right? so you have to just write pip and then install pandas. अब ये जो pip है आप कहाँ से रन कर रहे हैं? जुपिटर नोटबुक से. जुपिटर नोटबुक से डायरेक्ट रन नहीं होती है. pip यूटिलिटी जो रहती है, either you can install run it by anaconda prompt, यहाँ से. ठीक है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखो pip install and then pandas और फिर रन कर दो, एंटर कर दो. जैसे एंटर करोगे तो ये इंस्टॉल करना उसको शुरू कर देगा. और वो इंस्टॉल कहाँ से करेगा? वो इंटरनेट से इंस्टॉल करेगा. दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू रन दिस काइंड ऑफ पैकेजेस, तो इंश्योर करना कि आपका मशीन इंटरनेट से कनेक्टेड है. अगर आपका इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है तो ये इंस्टॉल नहीं होगा. ठीक है, अभी आप देखोगे पंडास जैसे मैंने इंस्टॉल करने की कोशिश करी तो ये मुझे ये मैसेज दे रहा, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड. रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड का मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब आप उसको इंस्टॉल करने की तो कोशिश कर रहे हो बट इट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन योर मशीन, तो काई को वापस से कर रहे हो. ठीक है, तो अगर आपकी मशीन पे ऑलरेडी ये पड़ा होगा पंडास, सो इट इज नॉट गोइंग टू रीइंस्टॉल इट, वापस इंस्टॉल नहीं करेगा. ठीक है, तो चलो इससे बाहर आ जाते हैं. एग्जिट होगा है ना, एग्जिट से बाहर आता है, तो एग्जिट से हम लोग बाहर आ गए. दिस इज वन ऑफ द वे. एनी क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं. तो एक तो हम लोगों ने इस तरह से इंस्टॉल करना सीख लिया, पिप इंस्टॉल और पंडास. बट ये जो कमांड है ये आपको रन करनी पड़ेगी एनाकोंडा प्रॉम्प्ट से. वहीं से रन करोगे तो ही होगी, नहीं यहाँ से नहीं होगी. बट आप बोलोगे बार बार क्यों उधर जाने का, ब्रेक स्क्रीन को ओपन करने का, सिर्फ इंस्टॉल करने का और फिर उसके बाद काम करने का, ऐसा थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल नहीं पड़ता है. ठीक है, पंडास पाइथन वो भी समझता है, पाइथन डेवलपर कम्युनिटी, एंड दैट्स व्हाई दे हैव क्रिएटेड सॉर्ट ऑफ यूटिलिटी कि भाई अगर आपको यूनिक्स रिलेटेड कोई कमांड है, मे बी मेक डायरेक्टरी, मे बी चेंज डायरेक्टरी, मे बी pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मे बी ls और मे बी एनी अदर कमांड, अगर आपको यूनिक्स रिलेटेड कोई भी कमांड जुपिटर नोटबुक से रन करनी तो आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? जस्ट एक ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगा के जस्ट ये लगाओ और फिर उसके बाद आपकी कमांड लिख दो, यहाँ से रन होगी. ठीक है, लाइक पिप इंस्टॉल वाली जो कमांड है ये तो ब्लैक स्क्रीन से रन होनी चाहिए थी, बट हमने क्या करा, यहाँ पे ये लगा दिया. आप देखते हैं क्या होता है, जैसे ये रन करोगे यहाँ से भी ये रन होगी. ये स्टार का मतलब ये रन होगी पीछे पीछे. अगर ये कुछ गलत होता तो यहाँ पे इमीडिएटली मैसेज देता है, एंड यू कैन सी ये मैसेज दे रहा, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, जो कि मैसेज हमको मिला था जब हमने सेम कमांड ब्लैक स्क्रीन से रन करी थी. ठीक है, कोई डाउट है इसमें? तो इस तरह से आप पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो. कोई भी डाउट रहेगा पूछिए फटाफट. ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया इंस्टॉलेशन ऑफ पंडास. तो हमने इंस्टॉल कर दिया. इंस्टॉल करने के बाद अगला स्टेप मैंने क्या बताया था, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ सेल को. तो ये पहले इंस्टॉल किया. अब इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, यू हैव टू लोड इट. तो लोड कर रहे हैं ना इंपोर्ट कर रहे हैं. इंस्टॉल तो हो गया हमारी मशीन पे, बट वी हैव टू ब्रिंग इट इन द पाइथन मेमोरी एरिया जहां से वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो पाए. सो दैट इंपोर्ट फंक्शन अलाउज मी टू इंपोर्ट इट और लोड इट. ठीक है, अब मैंने लोड किया. अब लोड करने के बाद एक और चैलेंज आता है कि मैंने पंडास लोड कर लिया तो मेरे पास पंडास आ जाएगा. ठीक है, तो पंडास पैकेज मेरे पास पाइथन मेमोरी में आ गया जहां से मैं उसका यूज कर सकता हूँ. बट अब अभी पाइथन की एक और कंडीशन है कि जैसे कोई इसके अंदर पंडास में हमारे पास फंक्शन है ए बी सी डी, ऐसे अलग अलग फंक्शंस के नाम है, या func1, func2, func3, func4 एंड सो ऑन, ये फंक्शंस के नाम है. अब पंडास में अवेलेबल कोई फंक्शन है fun1, अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं सो इट इज मैंडेटरी कि आपको यहाँ पे पैकेज का नाम लिखना पड़ेगा ताकि सिस्टम समझ पाए कि ये कहाँ से आने वाला है. तो पंडास पैकेज है तो यू हैव टू राइट इट pandas.func1. अगर आप ऐसा लिखेंगे pandas.func1
तो ही ये रन होगा। अगर आपने डायरेक्टली लिख दिया fun1 तो ये इसको यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये रन नहीं होगा, ये रन होगा। क्लियर? अब बार बार ये पैकेज का पूरा नाम लिखना थोड़ा जमता नहीं है। अब जैसे scikit-learn पैकेज है मेरे पास, तो scikit-learn का पैकेज का नाम है sklearn, तो हर बार sklearn लिखो एंड देन फंक्शन का नाम लिखो, थोड़ा सा लंबा काम हो जाता है, थोड़ा सा आलस वाला काम हो जाता है, थोड़ा कोडिंग एफर्ट बढ़ा देता है। तो इस चीज को भी पाइथन कम्युनिटी ने समझा और उन्होंने क्या बोला, ठीक है तुमको इतना नहीं लिखना है ना, तुम अपना शॉर्ट नेम दे दो इसको। तो पंडास को आप पीडी बोल लो, आपको मर्जी है। तो sklearn को आप जो भी आपको बोलना है एसके बोल लो, जो भी आपकी मर्जी, यू कैन गिव अ शॉर्ट नेम टू इट एज वेल, ठीक है। तो शॉर्ट नेम देने को भी देता ही है, अलाउ करता है। और वही हम लोग कर रहे हैं कि वी आर इंपोर्टिंग पंडास यार, और पंडास इंपोर्ट करने के बाद उस पंडास को शॉर्ट नेम दे दिया पीडी, ताकि हर बार हमको पूरा पंडास नहीं लिखना पड़े, हमको सिर्फ लिखना पड़े पीडी एंड देन fun1, जो भी इसके अंदर का फंक्शन है। तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, हमको मेहनत कम होती है, थोड़ा सा लिखने में इजी हो जाता है, ठीक है। क्लियर है ये? एनी डाउट हियर? चलो, तो ये हुआ। तो इस तरह से हमने पंडास इंस्टॉल किया। numpy भी था, numpy की जरूरत लगेगी नहीं वैसे हमको, बट मैंने डाल लिया यहाँ पे। और sklearn प्री प्रोसेसिंग है जो कि मुझे चाहिए था, तो वो मैंने डाल दिया। अभी ये क्यों यूज हो रहे हैं मैं आपको बताऊंगा जब रिकमेंडेशन सिस्टम हम लोग यूज करेंगे तब। तो इन दोनों को अभी छोड़ दो, मैं अभी पंडास पे फोकस करना चाह रहा हूँ। तो ये पंडास इस तरह से मैंने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। नाउ ये इंस्टॉलेशन के बाद अभी क्या करेंगे, चलो ये मैंने इंपोर्ट किया, तो ये देखो इंपोर्ट हो गया, ये नंबर बढ़ गया, मतलब मैंने अभी अभी रन किया इसको ना। अब मुझे डेटा फ्रेम यूज करनी है, अब मुझे डेटा फ्रेम यूज करनी है, मतलब मेरे पास एक डेटा फ्रेम है, या मेरे पास एक डेटा सेट है मूवीज डेटा डॉट CSV। सो मूवी डेटा डॉट CSV, ये एक मेरे पास डेटा है। कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग, नो नॉट कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग, मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, इसमें पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन। सो मूवी डेटा डॉट CSV, ये मेरे पास एक एक्सेल टेबल है, ठीक है। अभी ये बहुत बड़ा टेबल है, ये आपको कैटल से मिल जाएगा, आई विल ऑल्सो शेयर इट विद यू, ताकि आपको प्रैक्टिस करना हो तो कर लो, ठीक है। तो ये एक डेटा सेट है मेरे पास, देखो आप कितना बड़ा, इसको ओपन होने में टाइम लगा रहा है, एक्सेल ही टाइम लगा रहा है इसको ओपन होने में। तो ये मेरे पास एक मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम का डेटा है, ठीक है। अभी आप देखोगे इसमें कितनी रोज है, तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड यू कैन सी टोटल मेरे पास करीब 10,000 रो है। मैंने छोटा किया इसको, बट ये था एक्चुअली बहुत बड़ा, मैंने इसको कट शॉर्ट कर दिया 10,000 रो में, ताकि क्या है कि इसका इजीली हम लोग यूज कर पाए, ठीक है। तो ये डेटा सेट है। अब मुझे ये जो डेटा सेट है इसको इंपोर्ट करना है पाइथन में, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा डेटा सेट है, बट इसको पाइथन में यूज करना है मुझे, पाइथन में इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये CSV फॉर्मेट में है, इसको एक्सेल में भी कन्वर्ट करना आप कर सकते हैं। तो ये CSV फॉर्मेट में, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ आई हैव टू इंपोर्ट इट इन पाइथन, सो आई जस्ट नीड टू राइट द पैकेज नेम, पैकेज का नाम लिखना पड़ेगा, पैकेज का नाम क्या है PD, एंड देन उसके बाद रीड अंडरस्कोर CSV एक फंक्शन है, इसके थ्रू मैं कोई भी एक्सेल टेबल को मेरे लोकल सिस्टम से रीड कर सकता हूँ। तो मेरे लोकल सिस्टम पे लिखा हुआ है वो पर्टिकुलर एक्सेल टेबल, उसको मुझे इंपोर्ट करना है पाइथन में। सो रीड अंडरस्कोर CSV इज द फंक्शन, ठीक है। पंडास का पार्ट है ये, इसलिए मुझे पंडास लोड करना पड़ा। एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, पूरा जो उसका क्वालिफाइड पाथ है, जो भी उसका पाथ है, जो भी पाथ है, फोल्डर नेम वगैरह सब मिला के पूरा नाम लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। ये मुझे लिखना है। और एक और चीज है कि पाइथन में ये जो स्लैश है ये एक रिजर्व कैरेक्टर है, तो अगर आप यहाँ से ये हटा देंगे, ये हटा देंगे और फिर उसको रीड करने की कोशिश करेंगे और रीड करके एक वेरिएबल में सेव करने की कोशिश करेंगे, अगर आप ऐसा करोगे तो पाइथन आपको एरर देगा। ये ध्यान रखना, यूनिकोड एस्केप एरर। तो यूनिकोड एस्केप, एस्केप क्यों बोल रहा है ये, क्योंकि ये जो हमारे पास है दिस थिंग, ये जो चीज है ये एस्केप कैरेक्टर है पाइथन में, ठीक है। पाइथन में ये एस्केप कैरेक्टर है, बट आप उसको यूज कर रहे हैं तो वो समझ ही नहीं पा रहा है उसको, ठीक है। तो उसका तरीका क्या होता है, दो तरीके हैं इसको, या तो आप ये एस्केप कैरेक्टर की, तीन तरीके इनफेक्ट, अगर ये एस्केप कैरेक्टर का प्रॉब्लम हटाना चाहते हैं तो या तो आप सिंगल की जगह डबल टाइम से लगा दो, 2 टाइम्स, तो ये चल जाएगा, रीड कर लेगा ऐसा, ठीक है। और अब देखो मैं रन कर रहा हूँ, ये रन हो गया, सिंपल,
ठीक है, अगर आपको देखना है तो यहाँ पे मैं df_m लिख देता हूँ, ये आ गया मेरे पास डेटा। तो एक तो तरीका ये हुआ, या फिर दूसरा तरीका क्या हुआ, इन सबको हटाओ, इसकी जगह पे / लगा दो, ऐसा तो भी चलेगा ये, ठीक है, तो भी चल जाएगा। अभी मैं सब पे नहीं लगा रहा, है ना। दूसरा तरीका / हो गया। तीसरा तरीका हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे r लिख दो, ये ऐसा, ये r लिखोगे तो फिर इस बैकस्लैश के साथ ये चलेगा। मतलब आपने क्या करा, सीधे विंडोज पे गए फोल्डर पे और पाथ को कॉपी कर लिया, ये कॉपी किया, ये ऐसा, ठीक है, और कॉपी करने के बाद आपने पाथ को क्या करा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट किया। तो अभी जब विंडोज से कॉपी पेस्ट करते हो तो आपको हमेशा ये बैकस्लैश मिलता है, ठीक है। अभी बैकस्लैश तो रिजर्व कैरेक्टर है तो ये एरर देगा, तो उस एरर को हटाना तो यहाँ पे r लिख देते हैं हम लोग, जिससे पाइथन समझ जाता है कि नहीं यहाँ पे ये लोग एस्केप कैरेक्टर यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये लोग कुछ पाथ वगैरह कॉपी कर रहे हैं, इसलिए r का यूज हुआ है, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ, सो आई कुड सी हियर कि मैं टेबल को रीड कर पा रहा हूँ। क्लियर? एनी क्वेश्चन हियर? अभी बताओ कोई क्वेश्चन है इसमें, कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, सो हियर यू कैन सी टोटल 9081 रोज और बची इसमें शो करने के लिए, बट पाइथन का स्पेस खत्म हो गया तो उसने सिर्फ इतना से ही अभी शो किया, 10 12 15 रो, ठीक है। नाउ अब डेटा फ्रेम के कुछ ऑपरेशंस अगर आपको करने हैं, मान लो इफ यू वांट टू डू सम ऑपरेशंस ऑन डेटा फ्रेम, एंड व्हाट आर दीज ऑपरेशंस, सो लेट्स से यू हैव टू डू चॉपिंग एंड स्लाइसिंग एंड डाइसिंग ऑन द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के कुछ कॉलम्स और रो के साथ अगर आपको प्ले करना है, सो यू कैन प्ले विथ रोज एंड कॉलम्स ऑफ डेटा फ्रेम। कैसे प्ले करेंगे? तो प्ले करने के लिए सिंपल सी बात है, देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड iloc, इंडेक्स लोकेशन, और बिफोर दैट लेट मी शो यू वन मोर। सो जैसे आपने df_m, ये तो हमारी डेटा फ्रेम हो गई, ठीक है। अब इस डेटा फ्रेम के कुछ पर्टिकुलर कॉलम को ही आपको देखना है, सबको नहीं देखना है, आपको एक कॉलम को ही देखना है। तो कैसे होगा ये बिग ब्रेसेस में काम करता है, जैसे अपना लिस्ट भी काम करता था बिग ब्रेसेस के साथ में, अपना अरे भी वैसे ही काम करता है। तो डेटा फ्रेम में भी कोई देयर इज नो डिफरेंस, इट इज नॉट नो डिफरेंट हियर, ठीक है। तो आपने ये यूज किया और इसके अंदर आपको टाइटल का या जो भी आपको कॉलम यूज करना है उसका नाम लिख दो। तो लेट्स से आई एम गोइंग टू यूज टाइटल जनरल्स, ये मुझे सिर्फ यही वाला कॉलम निकाल के लाना है। तो इफ यू वांट टू शो दिस कॉलम ओनली, सो ये कोट्स में लिखो, पेस्ट करो, रन करो। सो दिस इज व्हाट योर जनरल कॉलम इज, ये जनरल कॉलम दिखा देगा। जनरल कॉलम ड्रामा, मिस्ट्री, रोमांस, थ्रिलर, थ्रिलर क्राइम, ड्रामा, मिस्ट्री, थ्रिलर, साइंस, फिक्शन, एक्शन, एडवेंचर और सो। तो ये पूरा की पूरा यहाँ पे लिस्ट आउट हो गया। क्लियर है ये? सो इफ यू वांट टू शो अ पर्टिकुलर कॉलम ओनली, आप ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इंस्टेड ऑफ इट, इफ यू वांट टू शो समथिंग एल्स, सम अदर कॉलम, तो कोई दूसरा कॉलम है तो उसका नाम दे दो, लाइक टाइटल। तो टाइटल अगर आप यहाँ पे डालेंगे, सो यू विल गेट टाइटल्स, ऑल टाइटल्स हियर, ये रहे सारे टाइटल। सो दीज आर द टाइटल्स ऑफ मूवीज, ठीक है ना। ये तो वन एट अ टाइम हो गया। अभी कोई बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे मल्टीपल चाहिए, तो मल्टीपल कैसे लाऊंगा मैं? अभी तो एक ही आया हमारे पास, मल्टीपल हम कैसे ला सकते हैं, राइट? मल्टीपल लाना है तो मल्टीपल कॉलम्स हाउ यू कैन ब्रिंग इन? अभी तो एक ही है, तो ये एक को तो सपोर्ट करता है पर मल्टीपल को नहीं करता। इसके साथ अनफॉर्चुनेट चीज ये है, ठीक है। एंड अनदर अनफॉर्चुनेट चीज इज, अनफॉर्चुनेट थिंग इज कि यहाँ पे आपको ये बिग ब्रेसेस तो आपने लगा दिया। नाउ बिग ब्रेसेस लगाने के बाद हर डेटा फ्रेम में दो चीजें होती है। एवरी डेटा फ्रेम हैज टू थिंग्स, वन इज रो एंड अनदर वन इज कॉलम। हर डेटा फ्रेम में दो चीजें हैं, वन इज रो, अनदर वन इज कॉलम, ठीक है। तो ये हाउ इट इज मेंटेन, यहाँ पे आपको लगाना है रो, देन कॉमा लगाना है, एंड देन यहाँ पे आपको लगाना है कॉलम। दैट मीन्स in big braces anything which comes before comma is indicating row and anything that comes after comma is column। तो जो भी कॉमा के पहले है वो रो हुआ और जो भी कॉमा के बाद है वो कॉलम होगा, ठीक है।
तो इस तरह से आप रो और कॉमा को कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी डेटा फ्रेम के। ऑलराइट, तो नाउ कंट्रोल तो कर दिया आपने। अभी उसको कंट्रोल करने के लिए मुझे यहाँ पे कॉलम्स के नेम्स के साथ प्ले करना है। तो देर आर टू थिंग्स, देर आर टू डिफरेंट फंक्शंस, there are two different functions. One function is called as iloc. iloc means index location. मतलब आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम को लोकेट करना है या पर्टिकुलर रो को लोकेट करना है, तो यू कैन लोकेट इट विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स लॉक. सो इंडेक्स मीन्स यू हैव टू गिव इंडेक्स नंबर, जो कि एक नंबर होगा, एंड देन लोकेशन, राइट. तो अगर आपको इंडेक्स नंबर के साथ में किसी पर्टिकुलर कॉलम को लोकेट करना है, यू कैन यूज iloc फंक्शन हियर. ठीक है, तो लेट मी शो यू हाउ iloc वर्क्स. उसके लिए क्या करना है, आपको डेटा फ्रेम का नाम देना है df_m एंड देन iloc इंडेक्स लोकेशन. तो इंडेक्स देनी पड़ेगी. अब किसका इंडेक्स देना है, तो जो भी आपको सिलेक्शन करना है उसका इंडेक्स देना है, जो भी सिलेक्शन देना है उसका, जो भी सिलेक्शन करना है उसका इंडेक्स देना है. ठीक है, तो नाउ लेट्स से यू वांट टू सिलेक्ट दिस कॉलम ओनली और मे बी दिस कॉलम ओनली, यानी एक कोई भी कॉलम आपको चाहिए, कॉलम चाहिए. अगेन आई एम सेइंग यू वांट टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक कॉलम ओनली. अगर आप कोई स्पेसिफिक कॉलम को ही सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो कॉलम को कैसे वर्क करवाते हैं? एनीथिंग विच कम्स आफ्टर कॉमा इज कॉलम, एनीथिंग विच कम्स आफ्टर कॉमा इज कॉलम, एनीथिंग दैट कम्स बिफोर कॉमा इज रो. तो रो के ऊपर आपको कोई फिल्ट्रेशन नहीं चाहिए, आप सारी रो दिखा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई नीड सम स्पेसिफिक कॉलम्स ओनली. मुझे सिर्फ कुछ पर्टिकुलर कॉलम ही चाहिए, रो तो सभी चाहिए मुझे. ठीक है, तो जब सारी रो आपको शो करनी है तो ऑल द थिंग्स आर शोन बाय दिस कॉलम. तो कॉलन लगा दो, दैट मीन्स वी आर नॉट सिलेक्टिंग एनीथिंग, वी वांट ऑल. अगर ये कॉलन आपने लगाया इसका मतलब कि सभी. सो वी वांट टू सिलेक्ट ऑल रोज बट सम स्पेसिफिक कॉलम. So if it is sub specific column, so give the column number. तो कौन सा कॉलम आपको चाहिए बताओ? तो हमें लेट से चाहिए दिस कॉलम. ओके, सो दिस कॉलम विल बी कॉलम नंबर 2. चलो पहले ट्राई करते हैं, फिर और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं. तो ये देखो, जैसे मैंने ये रन किया, मेरे पास सभी रोज आ गई 9000 समथिंग एंड देन ओनली कॉलम नंबर 2 आई हैव गॉट. सो हाउ इट इज कॉलम नंबर 2? दिस इज 0, 1 एंड 2. ओके, तो इंडेक्स 0 से शुरू होता है. सो कॉलम नंबर 2 हमको मिल गया. करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम? विच इज टाइटल. ओके, कलर नाइट. नाउ यू सी मी रियर विंडो, नाउ यू सी मी कलर नाइट. राइट, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो इस तरह से टाइटल यू कैन सिलेक्ट इट बाय द इंडेक्स नंबर. सो इफ यू नो द इंडेक्स नंबर यू कैन डू द सर्च और यू कैन चॉप द डेटा फ्रेम. अभी कोई बोलेगा नहीं मुझे सिर्फ एक अकेला नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से ले तक के यहाँ के सारे कॉलम चाहिए. चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या करना रहेगा ना आपको, यहाँ पे एक नोटेशन होता है, ये कॉलम वाला नोटेशन. तो आप क्या करो, दिस इज इंडेक्स नंबर 0, दिस इज इंडेक्स नंबर 4. सो यू कैन राइट इट इंडेक्स नंबर 0 to 5. जैसे ही आपने 0 to 5 लिखा तो ये 0 से लेके 5 तक के 4 तक के सब शो कर देगा. सो इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 एंड 4. आखिरी वाला इंडेक्स काउंट नहीं होता है, लास्ट इंडेक्स डज नॉट काउंट, ये काउंट नहीं होता है. तो 5 काउंट नहीं होगा, बट उसके पहले का सब हो जाएगा. क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन पिक अप ऑल द, आई मीन some specific number of columns from the data frame using iloc function. iloc function का कोई प्रॉब्लम है? iloc index location. ठीक है, सेम चीज जो है ना आपको अगर करना है, सो यू कैन डू इट. सेम चीज अगर आपको करना है तो यू कैन डू इट यूजिंग, सो सेम चीज अगर आपको करना है रोज के लिए, सो यू कैन डू इट फॉर रो एज वेल. अभी तो हमने कॉलम के साथ प्ले किया था, नाउ लेट्स प्ले विथ रो. कॉलम तो हमको सारे चाहिए, बट रो हमको शुरू की 5 ही चाहिए. So maybe we can write row number 0 to row number 6. Initial 5 rows we want and all columns. तो सारे कॉलम के लिए तो लगा दिया. Before comma is row, after comma is column. तो आपने क्या करा, कॉलम तो अभी सभी चाहिए, तो all columns are being shown,
बट रोज आर ओनली 6 आई नीडेड. तो देखते हैं 6 रो ही दिखाई है इसने, एंड इट शोन 6 रोज ओनली. क्लियर? एनी डाउट इन इट? ठीक है, चलो. तो ये तो आई लॉग था. अभी रो और कॉलम दोनों पे फिल्टर मारना है. ठीक है, मार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिफोर कॉमा इज रो, तो हमको पहली 4 रो ही चाहिए. एंड लेट्स से वी वांट इनिशियल 3 कॉलम और 4 कॉलम. तो इफ यू वांट इनिशियल 4 कॉलम, सो राइट इट 0 to 5. अभी डबल फिल्टर लगा दिया मैंने. एंड हियर यू गो. 4 रो, 4 rows, 5 columns. Clear? Very simple. Okay. So this was about iLock. If you have any question, please ask. ये भी मैंने शो कर दिया. Any question? Now after iLock, another function is lock. Lock means location, or we can say name the location. मतलब आपको कॉलम का नाम या रो का नाम पता है, so by having that name mentioned, you can directly filter or you can directly pick up. तो आपको सिर्फ मेंशन करना पड़ेगा नाम उसका, जो भी कॉलम है. Like from the given data frame, you want to bring in title only. तो just नाम उसका मेंशन कर दो, title. I want all the rows but the title column. Just mention that, आपको मिल जाएगा ये. ठीक है. इसी तरह से आपको कोई 2-3 पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट करने हैं, लाइक टाइटल, जिनर. सो आप क्या करो, एक ब्रैकेट के अंदर इसको मेंशन कर दो ऐसा नाम के साथ में. और रो तो सभी चाहिए थे, तो रो तो आपने सभी लिख दी. ठीक है. नाउ हियर इफ यू केयरफुली सी कि जैसे ही जो डेटा फ्रेम बनती है उसमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक कॉलम बन जाता है जो कि रो नंबर होता है. एक्चुअली हमने कुछ नहीं दिया था ना, हमारे एक्सेल शीट में ऐसा कुछ था. एक्सेल शीट में भी देखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं था. यहाँ पे इंडेक्स नाम का कॉलम था, उसके पहले कोई कॉलम नहीं था. तो क्या करा पाइथन ने ना, इंडेक्स का तो रखा ही, साथ में ये भी बना दिया एक. ठीक है. तो दिस इज समथिंग टू सिलेक्ट द रोज, स्पेसिफिक रोज. तो अब आपको टाइटल और जिनर नाम का कॉलम तो चाहिए था, वो तो मिल गया. बट एट द सेम टाइम नाउ व्हाट यू वांट इज टू डू सम फिल्ट्रेशन ऑन द रोज एज वेल. तो ऐसा कुछ करना है. अभी 3 कॉलम चाहिए, 3 डाल दिया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे भी आपको करना है तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, मे बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 till 6. तो वैसा डाल दो. नाउ यू सी थोड़ा और फिल्टर आउट हो गया. ठीक है. तो दिस इज हाउ यू कैन चॉप ऑफ द डेटा फ्रेम्स. ठीक है. दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद द डेटा फ्रेम. और डेटा फ्रेम में अगर सिर्फ एक कॉलम चाहिए तो वैसा भी कर सकते हो. दिस इज ऑल्सो यू कैन डू. ठीक है. तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस थे डेटा फ्रेम के. ऑफ कोर्स इट इज नॉट दैट एग्जॉस्टिव. सारे ऑपरेशंस मैंने कवर नहीं करे यहाँ पे. यू हैव टू लर्न दैट, बट एटलीस्ट कुछ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने डेवलप करवाई है डेटा फ्रेम से रिलेटेड. ठीक है. नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क. कोई क्वेश्चन? All good? Yes, sir. Okay. Now अब ये होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी और फंक्शंस देखने की कोशिश करते हैं. जैसे डेटा फ्रेम में एक फंक्शन होता है विच इज कॉल्ड एज हेड. तो उससे बाय दैट यू कैन गेट इनिशियल फ्यू 5 rows और 10 rows. हेड मतलब ऊपर का जितना भी है, मींस फ्रॉम द टॉप हाउ मेनी rows यू वांट टू सिलेक्ट. सो यू कैन यूज हेड फंक्शन, राइट. बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 5 मेंशन होता है, तो इसने 5 rows शो करी है. बट इफ यू वांट टू हैव इनिशियल 10 rows, सो मेंशन करो यहाँ पे 10 rows आ जाएगी. बट इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. ठीक है. इसी तरह से बॉटम से शुरू करना है. सो df_m एंड देन क्लिक कर दो. बॉटम 10 row दिखाएगा ये. इट इज गोइंग टू शो बॉटम 10 rows फ्रॉम द बॉटम. ठीक है. तो ये ऐसा भी काम करता है. So these are 2 other functions we have. All right. So this is about data frame जो मैंने आपको शो करना था.
So data frame I have shown you. Now we will get back to our original topic, which is recommendation system. ठीक है. Now in the recommendation system, we are going to cover popularity based and content based recommendation system. ठीक है, तो वो हम लोगों को शुरू करना है. But now we are almost towards the end of the session because अपने पास just 5-10 मिनट बचे हैं. So in that I will not be able to cover this popularity based recommendation system exhaustively. So I will open up forum if you have any question, or if Ranjan sir, if you want to convey some messages, you can convey that. Okay, any question guys, or Ranjan sir, if you want to convey something. Meanwhile, as I said कि आप लोगों को प्रोजेक्ट के ग्रुप बना के फॉरवर्ड कर देने हैं. मिस्टर नारंग को आप फॉरवर्ड कीजिए. That is something will be your final project groups. Okay. सर हाँ बोलिए एकता. ऐसे जो कल आपने पीडीएफ सेंड किए थे ग्रुप पर लूप एंड, तो सर वो मोबाइल में हमें ओपन करना है तो मतलब कोई पर्टिकुलर ऐप है क्योंकि वो नहीं, जो आप लोगों को पीडीएफ शेयर किए गए हैं वो पीडीएफ नहीं थे. वो आप देखेंगे तो IPyNB फाइल्स थी. या सर. हाँ, तो IPyNB फाइल मतलब वो नोटबुक फाइल्स हैं. आपको नोटबुक से ओपन करनी पड़ेगी, मतलब वो उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा लैपटॉप में. कैसे करोगे, तो वेब व्हाट्सएप पे शेयर किया है. सो ओपन वेब व्हाट्सएप, और वेब व्हाट्सएप से आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा आपके लोकल सिस्टम पे, और फिर लोकल सिस्टम पे डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आना है फाइल में जुपिटर नोटबुक के थ्रू, और यहाँ से ओपन कर देना है. तो ओपन करोगे तो उसको सिलेक्ट कर लो. सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नोटबुक में ओपन हो जाएगा वो. ठीक है. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हेलो सर. हाँ प्रखर बोलिए. सर प्रोजेक्ट के बारे में पूछना था. पाइथन में बना सकते हैं या फिर मशीन लर्निंग या फिर डेटाबेस पे बना सकते हैं? इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है, कौन सा प्रोजेक्ट आपको लेना है. ऑल आर एक्सेप्टेड, राइट. द आइडिया हियर इज टू लर्न द थिंग्स एंड देन प्रिपेयर समथिंग यूजेबल. ठीक है, तो इफ यू थिंक कि पाइथन में आपके पास कुछ अच्छा बन सकता है, बना लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ यू वांट टू प्रिपेयर समथिंग ऑन डेटा विजुअलाइजेशन, तो इंटरनेट पे जाओ, कुछ डेटा सेट डाउनलोड करो, उसका विजुअलाइजेशन करके यू कैन सबमिट द प्रोजेक्ट. ठीक है. इफ यू वांट टू हैव समथिंग विथ डेटाबेस एंड फ्रंट एंड यूजिंग पाइथन, कर दो वो भी. एक्सीलेंट. There is no restriction on that. So on project part, I have no restriction. Just the only thing is कि थोड़ा सा यूजेबल हो वो, थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं कि एक बहुत छोटा सा कोई भी प्रोग्राम बना के लिया है, मे बी जस्ट 2-3 लाइन का और दिखा दिया, ऐसा नहीं. थोड़ा सा तो ठीक ठाक रहे वो. It will be having at least up you can kind of prepare a project report. ठीक है, उतना कर लो अभी. If you do AI area, that's fine. If you do Python, that's okay. If you do Python plus backend, that's fine. ओके सर. आप कुछ मतलब टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं क्या प्रोजेक्ट के लिए? प्रोजेक्ट के लिए टॉपिक सजेस्ट करने के लिए यस आई कैन डू सम. जैसे like we are running recommendation system. So recommendation system, I am going to train you upon popularity based recommendation system. So you can pick up one topic if somebody wants. You can pick up something on popularity based recommendation system. ठीक है. Movie Lens data set के ऊपर मैं रन करूंगा इसको. You can download or I will share the Movie Lens data set. You can prepare your own recommendation system by putting up your own logics here as well. तो ये भी आप बना सकते हो. Then content based filtering भी हम लोग अभी पढ़ेंगे. तो you can prepare something on content based filtering. इसके लिए मैं books वाला data set है, books data set. That is something I am going to share with you. So you can prepare your project report on that as well. Then maybe Uber car data set. Uber car data set. This data set is freely available on this website, kaggle.com. इस पे जाओ, इस पे बहुत सारे डेटा सेट आपको मिल जाएंगे. बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी मिल जाएंगे डेटा साइंस और मशीन लर्निंग से रिलेटेड. एंड देयर आर सॉल्यूशंस आर आल्सो अवेलेबल. आई एम सेइंग अपफ्रंट कि इसके सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, बट that solutions are something prize winning solutions, so you can refer that and then create your own out of it. ठीक है, तो उस पे जाओगे तो उबर कार डेटा सेट मिल जाएगा. उबर कार डेटा सेट को पकड़ के you can do something on data visualization part. ठीक है, तो data visualization is something maybe Nishant sir is going to cover a bit on that, or maybe you can find you can kind of learn something from internet on
Seaborn and Matplotlib. These are the two libraries. Now it depends. Matlab, I will have to see if we can cover this or not. But your project are kind of started, and we are just left with 2 weeks in the project for submission. So Seaborn और Matplotlib ये दो libraries हैं. इन दोनों को पढ़ो from internet. So you will get the idea कि how we can plot different graphs from the given data set. So you can bring in Uber car data set, and then Uber car data set पे put up some 3-4 problems like who are the most popular starting point and ending point. Uber car का मतलब समझते हो ना, it's a car. So like Ola car, there is Uber car. So we have starting point A and starting point B. और उनके बीच की अलग अलग ड्राइवर्स की जर्नीज का डेटा अवेलेबल है इंटरनेट पे, राइट? So you can bring in that data, and based on that data you can put up some business problem like first, who are the most popular starting point. Number 2, who is the most popular ending point. Number 3, who is the most popular this pair, starting and ending point pair. Then fourth one is who are the best day or the highest demand, who are the days where we see highest demand, right? Then I mean this is day of month. Now this is day of week, like which days of week, maybe normally weekends पे ज़्यादा demand रहती है कैब की या weekdays पे ज़्यादा रहती है. That is something you can solve. Then you can bring out the best time, the most demanded time, like कब ज़्यादा demand रहती है, morning 9 o'clock and evening 6 o'clock, तब हमारे पास automatically surge होता है क्या demand में, because you see कि Uber car जो रहता है और Ola car जो रहता है, they surge their prices, प्राइस बढ़ा देते हैं वो. जब ज़्यादा डिमांड रहता है तो कार का प्राइस बढ़ जाता है, जब डिमांड कम रहती है तो प्राइस कार का प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. You see that. तो वो कैसे हो रहा है? So that happens by this kind of algorithms only. So just bring out the times whenever we have high demand and lowest demand. So lowest demand, highest demand, ये दो चीजें भी ट्राई कर लो सॉल्व करने की. तो उससे क्या हो जाएगा, you will be having a particular line to say. एक पूरा की पूरा आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने के लिए हो जाएगा. तो उसमें आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, वी आर ब्रिंगिंग अप उबर कार डेटा एंड इन दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व these डिफरेंट प्रॉब्लम्स, और वी आर ट्राइंग टू आंसर these क्वेश्चंस. एंड देन बाय पुलिंग अप पाइथन नोटबुक, आप क्या करो, पाइथन नोटबुक के ऊपर ये डेटा उबर डेटा कार का डेटा जो रहेगा वो लोड करो. ये लोड कर लिया. लोड कैसे करना, पंडास का यूज करके, वो मैंने आपको बता ही दिया है. देन बाय यूजिंग Seaborn, Matplotlib और मे बी नॉर्मल पाइथन फंक्शंस, तो पाइथन के नॉर्मल फंक्शंस का यूज करके ट्राई टू ब्रिंग आउट दीज डेटास. तो ये सब आप उसका आंसर करने की कोशिश करो इन क्वेश्चन के. इफ यू कुड आंसर दीज क्वेश्चंस, दैट्स अ कंप्लीट प्रोजेक्ट फॉर यू, बिकॉज दिस इज अ बिजनेस सॉल्यूशन. और उसके साथ में फिर जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखोगे तो उसकी कमेंट्री लिखते जाओ कि दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उस पर हमने ये किया, उसमें हम लोग ये आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं. व्हेन वी ब्रिंग इन दिस डेटा वी फाउंड दीज ऑल थिंग्स. नाउ उसके बाद ये दो पॉइंट थे जो बहुत ज्यादा पॉपुलर स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट है. दीज आर द पॉइंट वेयर मोस्ट ऑफ द डिमांड इज देयर. जो भी मैक्सिमम कैब हो रही है, कैब एक कैब को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में एवरेज कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम निकाल लो. हाउ मेनी माइल्स अ कैब रन्स इन अ गिवन डे, किसी एक गिवन डे पे कैब कितना माइल्स कवर करती है ऑन एन एवरेज, वो निकाल लो. क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई नया टाई अप करता है, मतलब जब भी उबर या ओला किसी भी नए ड्राइवर को ऑनबोर्ड करता होगा, नए ड्राइवर को हायर करता होगा, तो ड्राइवर पूछता तो होगा ना कि तुम्हारे साथ में टाई अप करूंगा, मेरे को एक दिन में कितना ऑर्डर मिल जाएगा. तो हम बता सकते हैं कि ऑन एन एवरेज हम लोगों के पास इतना एक ड्राइवर चला देता है गाड़ी को. ये एवरेज है, डिपेंड अपॉन कंडीशंस अगेन. तो उससे क्या होता है, उसको कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा ठीक है, एक दिन में मेरे को 50 किलोमीटर का ऑर्डर मिलने वाला है. एंड 1 किलोमीटर इज लेट्स से 15 रुपीज इज द चार्ज. सो 15 into 50, इतना तो मेरे को बिजनेस मिलेगा ही उबर से. सो इस तरह का ये जो रहेगा वो कैलकुलेशन कर सकता है. एंड देन बेस्ड ऑन इट दे कैन कैलकुलेट देयर अर्निंग और मे बी द एक्सपेंसेस दे कैन मैनेज, राइट? ऐसी स्टोरी बनानी पड़ेगी ना हम लोगों को. तो ये स्टोरी आप बना लो और बनाने के बाद उसका सोल्यूशन करते जाओ और उसको रिप्लाई करते जाओ कि ऐसा ऐसा हम लोगों ने सोल्यूशन किया है. दिस इज द एवरेज tenure, this is the average price, this is the average earning a driver can make. Then उसके बाद हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे कि सबसे ज्यादा डिमांड कब रहती है, किस दिनों में. तो इस दिनों में ज्यादा डिमांड रहती है तो वी हैव टू डिप्लॉय मोर कैप्स ऑन दीज डेज. किस टाइम पे ज्यादा डिमांड रहती है तो उस टाइम पे भी हमको कैप्स को ज्यादा डिप्लॉय करना चाहिए उस पर्टिकुलर एरिया में या उस पर्टिकुलर टाइम में. यहाँ पे कम डिमांड रहती है तो अगर कोई ड्राइवर अवेलेबल नहीं है नाइट के टाइम पे तो भी ज्यादा चिंता नहीं करनी है. ऐसा करके हम लोग अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उबर कार की. ठीक है. So 3 projects I have already suggested.
सर इंडिविजुअल बना सकते हैं क्या? इंडिविजुअल एज इन वन पर्सन ओनली? नहीं, पूछ रहा हूँ मैं, इंडिविजुअल का मतलब क्या, एक कोई, या फिर क्या कहना चाह रहे हो आप? ना सर, अगर कोई ग्रुप मेंबर्स नहीं है, कि उस दिन भी हमने कहा था शायद निशान सर से कि जैसे कांटेक्ट नहीं है हमें किसी से, और कॉलेज के स्टूडेंट्स कौन है हमें पता नहीं है, तो नहीं मतलब तो आप क्या करो ना, एक काम कर सकते हैं आप, इस जो अपना ग्रुप बन रहा है उस ग्रुप पे भी मैसेज डाल सकते हैं, somebody is looking out for member। तो जो अपना ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसके ऊपर आप डाल दो आई एम लुकिंग फॉर ग्रुप मेंबर्स, और जो भी है वो दे कैन गेट इन टच विथ यू, तो यू कैन टाई अप, आई मीन यू कैन ग्रुप अप। ठीक है, एवरीबॉडी कैन ड्रॉप अ मैसेज कि आई एम लुकिंग फॉर ग्रुप मेंबर्स। तो आप लोग, जिन लोगों को भी नहीं मिला है ना, वो डाल दो। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 3 लोग ही मिले हैं, दे नीड 2 more people, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ऑन द ग्रुप। तो क्या होगा, बचे हुए 2 लोग जो रहेंगे ऑटोमेटिकली इस ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, देयर विल बी लिटिल सर्ज ऑन द ग्रुप, थोड़े से मैसेज ज्यादा एक्सचेंज होंगे, बट दैट्स फाइन। जब तक आप प्रोजेक्ट वर्क के लिए काम कर रहे हो, मैसेज डाल रहे हो, दैट्स फाइन। तो अपना जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप मैसेज डाल लो कि आई एम एकता मिश्रा एंड आई एम लुकिंग फॉर ग्रुप मेंबर्स फॉर अ प्रोजेक्ट। सो जो भी कांटेक्ट में रहेंगे वो बता देंगे, या किसी ग्रुप में वैकेंसी होगी कि भाई 5 लोग चाहिए, 4 ही है, ठीक है, वो आपको इंक्लूड कर लेंगे। थैंक यू सर। है ना, सर इट इज फॉर एवरीबॉडी, सब लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, ओके, एनी अदर प्रॉब्लम, एनी अदर क्वेश्चन गाइस? और भी इस तरह के प्रोजेक्ट आप ढूंढना, इंटरनेट पे आइडियाज मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, चलो देन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। मंडे को, अभी कल फ्राइडे है, सैटरडे है, आई थिंक टुमारो इज सैटरडे, तो हाँ सर, सैटरडे को। हाँ, सो सैटरडे एंड संडे वी डोंट हैव एनी सेशन, तो सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, विल मीट अगेन ऑन मंडे। ठीक है, ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर द प्रोजेक्ट। Okay. वीकेंड है आपके पास, यू कैन कम अप विद द ग्रुप, यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट आप देखो, बहुत सारे डेटा सेट भी मिल जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी मिल जाएगी, पिकअप करो, रिपोर्ट फॉर्मेशन करो, उसका रिपोर्ट भी बनाना है एक अच्छा पीपीटी फॉर्मेट में या वर्ड फॉर्मेट में, और रिपोर्ट बनाने के बाद यू कैन सबमिट द प्रोजेक्ट एंड देन प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ बैच। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आपका प्रेजेंटेशन स्किल सुधरेगा। ठीक है, तो ये बनाओ, यू विल गेट लॉट ऑफ मटेरियल ओवर इंटरनेट, दैट इज आई एम प्रीटी श्योर, और बहुत सारी चीजें आपको काफी कुछ हैंडी मिल जाएगी, आप यूज करो उसका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो, ऑल राइट देन, एंड हैव अ गुड डे, गुड नाइट, थैंक यू ऑल।